हाय बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज का डिस्कशन। आपके साथ में आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा मैट्रिसेस का 2020 से लेके 2024, मतलब 5 साल के पीवाईक्यूज सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपके मैट्रिसेस का यहाँ पे वेटेज इतना बढ़िया है कि आपको हर साल 2 सवाल एग्जैक्टली यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब इस वीडियो में आपको टोटल 10 अमेजिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन देखने के लिए मिलने वाला है। अमेजिंग इन द सेंस कि यार ये जेईई एडवांस के सवाल है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, लेकिन डिफिकल्टी आप यहाँ पे डेफिनेटली नोटिस करना कि इट इज नॉट दैट हाई। आप यहाँ पे इनको एग्जाम में भी काफी इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप यहाँ पे पैटर्न को सही तरीके से जज करो तो। स्पेशली यहाँ पर जो आपके मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर पैटर्न को यहाँ पर पकड़ना और यहाँ पे ऑप्शन चेकिंग करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस होंगे ताकि आपको यहाँ पर है ना बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिल पाए और आप यहाँ पे अपने जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना उनके ऊपर यहाँ पे फोकस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर रहेगा 2024 से लेके हम रिवर्स में चलेंगे एंड 2020 तक जाएंगे। ऑलराइट, सो 2024 में जेईई एडवांस में सवाल एक आया था जो मैट्रिक्स काउंटिंग पे बेस्ड था और बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया यहाँ पे कि एक सेट एस है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। ये मैट्रिक्स इस सेट में एग्जिस्ट करेगा जहां पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें कुछ अननोन्स है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 अननोन्स इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, ABCDE जो यहाँ पर ये 5 अननोन्स है, लेकिन इनके वैल्यूज हम केवल 0 और 1 में से ही पिक कर सकते हैं और ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड आपको साथ ही साथ ये भी गारंटी करना है कि आप रैंडमली यहाँ पर वैल्यूज डाल तो सकते हो, लेकिन उसके बाद में साथ साथ ये भी नोटिस करो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी -1 या 1 ही होना चाहिए, राइट। एंड मतलब यहाँ पे कॉमन जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे उनको ही बस मैं यहाँ पे सेट एस में काउंट करूंगा, राइट। और यहाँ पर आगे पूछता क्या है ये, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस क्या होने चाहिए, राइट। सो आप यहाँ पे ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट कि यार मेरा जो ए है ना उसका डिटरमिनेंट अगर मैं लिखूंगा तो उसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो 0 के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में जाता है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद में -1 के साथ में क्या जाएगा, -1 के साथ में आपका E - D जाने वाला है। एंड देन ऐसे ही C के साथ में आपका क्या जाएगा, C के साथ में आपका जाने वाला है B - A। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे इस माइनस को भी अंदर भेज देता हूं तो यहाँ पे D - E क्रिएट होगा। एंड ये है हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जिसको हम बस एनालाइज करके फाइनल आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे D - E आ रहा है, उसके साथ में C के साथ में आपका B - A आ रहा है। सो एवरी वैल्यू है ना आई कैन पिक फ्रॉम 0 से 1, लेकिन अल्टीमेटली जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो भी यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी 1 या -1 में से ही कुछ ना कुछ आनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर अब सोचना कैसे है कि यार जैसे यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म्स है, ठीक है ना। एक ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला टर्म है आपके पास में, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे 1 या -1 आंसर चाहिए तो मैं कैसे कैसे यहाँ पर केसेस क्रिएट कर सकता हूँ, वो सोचना एक्चुअली काफी आसान है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चलो यहाँ पर या तो मैं इसको 1 बना लूंगा और इसको 0 बना लूंगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों को एडिशन करके मेरे पास 1 आ जाएगा, या फिर इसको 0 और इसको 1 बना लेते हैं, या फिर इसको -1 और इसको 0 बना लेते हैं, या फिर इसको 0 एंड इसको -1 बना लेते हैं। लेकिन इन 4 से ज्यादा केसेस नहीं होंगे। पहले इस चीज को आपने फील करना है, क्योंकि आपके पास में जो वैल्यूज हैं है ना, यहाँ पे जितने भी 5 अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ पे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं उनके एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है वो 0 और 1 ही हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्राई भी कर लो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे क्रिएट करने का, तो भी आपको क्या होगा है ना, तो भी आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 के साथ में यहाँ पे मैनेज करनी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी मोर केसेस। आपको यहाँ पर ये चीज पहले तो रियलाइज करनी है। एक बार आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है चलो यहाँ पे अब मैं एक एक केस को पकड़ता हूं, तो अब इंटरनली हम यहाँ पे अब 0 और 1 सोचते हैं कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको इस पहला वाला सिनेरियो अचीव करना है जहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई बिकॉज दिस ब्रैकेट बिकम्स 1 एंड दिस ब्रैकेट बिकम्स 0, तो सोचो यहाँ पर आप कितने इजीली ये काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 1 क्रिएट करना है देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, कि आपका D का वैल्यू एक्जैक्टली 1 हो जाना चाहिए और E का वैल्यू एक्जैक्टली 0 हो जाना चाहिए। एक ही तरीका है जिसकी मदद से आप इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 बना सकते हैं। एंड देन है ना, PNC का यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है कि हम यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एंड देन आई एम नोटिसिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों चीजों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो पहले वाले को करने का एक तरीका, अगले वाले को करने के कितने तरीके आप यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं अब समथिंग इनटू समथिंग को अगर 0 बनाना चाहता हूं तो मेरे पास में 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि यार मैं यहाँ पे C को 0 कर सकता हूं। अगर मैं C को 0 कर रहा हूं मतलब एक ही तरीका है, C को 0 करना है मतलब C की वैल्यू 0 कर दो। अब C की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 कर दी है तो B - A वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कुछ भी बने हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हमारा केस सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे B और A में आप क्या बोल सकते हो कि यार देखो 0 और 1 के यहाँ पे अगर इनपुट जाएंगे तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 1 1 1 0 0 1 एंड देन 0 0, है ना, क्योंकि हमारे पास में 0 और 1 ही इनपुट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बनते हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपने C का वैल्यू 0 डिसाइड कर लिया है तो, राइट। लेकिन आप हो सकता है कि ये डिसाइड करो कि नहीं नहीं नहीं, C का वैल्यू 0 नहीं, मैं तो वो ले सकता हूं 1 ले सकता हूं, मतलब नॉन 0 वैल्यू आप यहाँ पे लेना चाहते हैं।
अगर आप नॉन जीरो वैल्यू यहां पे लेना चाहते हैं लेकिन आपको अभी भी इस टर्म की वैल्यू अगर जीरो चाहिए तो आप क्या बोलोगे, यहां पे तो ऑलरेडी 1 है तो यहां पर मुझे जीरो क्रिएट करवाना ही पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट में जीरो क्रिएट कराने के एक्चुअली आपके पास में दो तरीके हैं, ध्यान से देखो, या तो आप दोनों को जीरो कर सकते हो या फिर आप दोनों को 1 कर सकते हो, है ना। हमारे पास में इनपुट में केवल 0 और 1 ही अवेलेबल है, तो आप यहां पे दो तरीके हैं, राइट। एंड दैट्स हाउ यू गेट हाउ मेनी केसेस, यू गेट 6 डिफरेंट केसेस, 6 डिफरेंट वेज ऑफ सेटिस्फाइंग दिस फर्स्ट केस। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या क्या किया हमने यहां पर, ध्यान से देख लो, क्योंकि यही काम अब आगे फिर से करना है हमें, राइट। तो इस ब्रैकेट को 1 बनाने का एक ही तरीका है, इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो। इस पर्टिकुलर टर्म को 0 बनाने के हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं c को 0 कर सकता हूं या फिर मैं c को 1 भी ले सकता हूं। c को अगर मैं 0 कर रहा हूं मतलब मैंने ऑलरेडी c की वैल्यू डिसाइड कर ली, इसलिए यहां पे 1 लिखा है। उसके साथ में अब यहां पे ब्रैकेट को आगे मैं कुछ भी ले सकता हूं, इसलिए 4 पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर मैं c को यहां पे 1 करता हूं तो मेरे पास में अब आगे वाले ब्रैकेट को 0 बनाना जरूरी है, इसलिए यहां पे केवल 2 पॉसिबिलिटीज, राइट। वैसे आप यहां पे आगे नोटिस करें कि आपके पास में ये कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट हो सकता है। अगर आपको यहां पे 0 बनाना है तो फिर से आपके इसमें यहां पे 2 चांसेस है, आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप दोनों को 1-1 ले लो या फिर आप दोनों को 0-0 ले लो। So there are two different ways of making the first term equal to 0. अब ये वाला टर्म अगर आपको यहाँ पे 1 बनाना है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि यार c की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि c की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर तो काम तमाम हो जाएगा। 1 अगर मुझे यहाँ पर बनाना है तो इसको तो नॉन जीरो होना पड़ेगा, नॉन जीरो मतलब भी 1 ही हो सकता है। तो c को सिलेक्ट करने का केवल एक ही तरीका है कि मैं उसको 1 ले लेता हूँ, है ना। ये 1 वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये एक तरीका है, ऑलराइट। एंड देन b माइनस a वाला ब्रैकेट भी एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए, 1 के ही बराबर होना चाहिए। और अगर ये वाला ब्रैकेट अगर आपको कांस्टेंट 1 के ही बराबर चाहिए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 डालना फिर से जरूरी है, मतलब यहाँ पर भी कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं बचा है। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 2 डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द सेकंड केस, राइट। अगर मैं नीचे वाले पे आता हूं, अगर मैं यहाँ पे -1 क्रिएट करवाना चाहता हूं, देन अगेन आई हैव ओनली 1 पॉसिबिलिटी कि यार मैं पहले वाले को 0 कर लेता हूं, दूसरे वाले को 1 कर लेता हूं। अगर यहां 0 करना है तो वाले चांसेस तो हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए थे, ये जो आपके चांसेस थे ये इसी चीज को 0 करने के चांसेस थे, तो आप यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे कॉपी कर सकते हो विद द सेम लॉजिक, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन आंसर कितना आएगा आपके इसमें 6 के बराबर आएगा इस केस का भी। एंड लास्ट केस में फिर से आप यहाँ पे नोटिस करें कि यार आपके पास में 0 बनाने के यहाँ पर जो वेज है वो फिर से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं 2 के बराबर, और -1 बनाने के इस केस में जो फिर से आपके वेज है उसके अंदर आप डिसाइड करो कि क्या करना होगा। पहली बात तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब c की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, तो c का यहाँ पर 1 लेना जरूरी है। एंड इस ब्रैकेट को अगर आपको -1 बनाना है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लेना फिर से जरूरी है, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास में, तो अगेन 1 चॉइस, दोनों को मल्टीप्लाई करके आते हैं आपके इसमें 2 ऑप्शंस, ठीक है ना। तो सभी को अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे आपका हो जाएगा टोटल 16 वेज ऑफ क्रिएटिंग दिस पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, राइट। सो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस लेवल के सवाल एक्चुअली आपके जेईई मेन के अंदर भी देखे जाते हैं जहां पर आपको काउंटिंग करनी होती है। बस यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स का सवाल है। यूजुअली बच्चे पीएनसी में क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस रीजन से यहां पर भले ही आपको लग सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, लेकिन मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ही है कि आप यहाँ पे डिटरमिनेंट सही तरीके से लिख पाते हैं या नहीं। इसके बाद में पूरा क्वेश्चन एक्चुअली पीएनसी का है, ऑलराइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एंड अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर जो है डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। जेईई एडवांस 2024 में, है ना, ये सवाल आया है जो मैट्रिक्स मैच का सवाल है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो काफी बड़ा सा यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर हिम्मत करना, है ना, सबसे पहला स्टेप है ना। इवन बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत करना है ना, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। जेईई एडवांस अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो जेईई एडवांस के अंदर हर सवाल डिफिकल्ट नहीं होता। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया, पहला सवाल ही करके आपको क्लियर है कि यार कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स तो क्वेश्चन था नहीं, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कभी भी यहाँ पर दिखने में क्वेश्चन इजी नहीं लगेगा। जेईई एडवांस के पेपर में, जेईई एडवांस के पेपर में हमेशा क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग आएगी कि यार पता नहीं क्या है, राइट। बट एज यू गो अलोंग द डिस्कशन आपको फील होता है कि यार ये तो काफी इजीली सॉल्व होते जा रहा है, राइट। तो हिम्मत आपको यहाँ पर डेफिनेटली रखनी पड़ती है। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास में जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, x² + x - 1 = 0। इसके रूट्स हमारे पास में अल्फा बीटा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू भी -1 कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। इतना तो लिख के रख लेते हैं। कंसीडर द सेट T जिसके अंदर आपके इसमें 1 अल्फा एंड बीटा है। तो एक सेट T है जिसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स हमारे पास में, 1 अल्फा एंड बीटा। और फिर क्या बोला गया है कि आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करो यहाँ पे M जिसके अंदर AIJ नाम के एलिमेंट्स होंगे, एंड उसके साथ साथ आप इन चीजों को भी डिफाइन करो RI एंड CJ। RI यहाँ पर जो है क्या है, अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स का सम है। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, सेम रो में लाई करने वाले आपके एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो आपका जो RI है क्या लिखा है, थोड़ा सा लिख भी देता हूं अगर आपको फोन छोटा दिख रहा है तो। RI जो है आपका यहाँ पे AI1, फिर उसके बाद में AI2 एंड देन AI3 ऐसा लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, I की जगह 1 डालोगे,
तो A11, A12, A13 ये क्या होता है, ये आपके मैट्रिक्स के पहले रो के एलिमेंट्स होते हैं। सो R1 क्या है, आपका एक वैल्यू है जो रो 1 के एलिमेंट्स का सम है। वैसे आप R2 निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 21, 22, 23, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स का सम है। तो RI आपको यहाँ पे पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि क्या करवा रहा है, ये बेसिकली रो के एलिमेंट्स का सम करवा रहा है। और वैसे ही CJ जो है उसका डेफिनेशन भी आप यहाँ पे ध्यान से देखें, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है A1J, उसके बाद में A2J एंड देन A3J, राइट। तो अगर आप यहाँ पे J की वैल्यू 1 डालते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे A11, A21, A31, मतलब ये आपके क्या है, पहले कॉलम के एलिमेंट्स है जिनका सम किया गया है। मतलब ये बेसिकली रो के सम को इंडिकेट करता है, ये कॉलम के सम को इंडिकेट करता है, इतना ही है बस इसके अंदर, राइट। और आपके जो एलिमेंट्स यहाँ पे आप डालने वाले हो इसके अंदर वो क्या है, 1 अल्फा और बीटा ही है। अच्छा, फिर यहाँ पर आगे आप सवालों के ऊपर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो काउंटिंग वाला सवाल है। फिर से काउंटिंग वाला सवाल है। आपने यहाँ पर नोटिस किया कि इसके पहले वाला सवाल भी 2024 में काउंटिंग का ही था, और यहाँ पर भी जो पी ऑप्शन है वो भी काउंटिंग का ही है। द नंबर ऑफ मेट्रिसेस M with all the entries in T, आपको यहाँ पे वैल्यूज जो है 1 अल्फा बीटा में से ही कुछ ना कुछ पिक करनी है, such that RI एंड CJ दोनों की ही वैल्यूज आपकी हमेशा 0 होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ I एंड J। मतलब आपके जो है सारे के सारे रोज का अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स का सम करते हैं तो भी 0 आना चाहिए, एंड सारे सारे कॉलम्स को एक एक करके अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो भी उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो काफी एक अच्छा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपको देकर रखा है। सो लेट अस थिंक ऑफ इट नाउ कि हमारे पास में M मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है। ऑलराइट, सो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे अब आपको बोलता हूं कि यार आप ना पहले R1 को यहाँ पे 0 करने का ट्राई करो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों वैल्यूज को 0 करना है, C1 C2 C3 तीनों वैल्यूज को 0 करना है, राइट। लेकिन चलो R1 से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि यार इसके अंदर जो पहले रो में सारे एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, राइट। सो आपको हेल्प करेगा ये वाला कंडीशन। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। ये जो आपका कंडीशन है इसमें अगर आप 1 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका 0 के बराबर आता है। एंड एग्जैक्टली यही 3 एलिमेंट्स आपके सेट में भी लाई कर रहे हैं, यही 3 एलिमेंट्स आपके सेट में भी, मतलब हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट सोचेंगे वो 1 अल्फा और बीटा में से अगर सोचेंगे, सो इट इज प्रीटी क्लियर कि यार दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी शुड बी थिंकिंग टू सेटिस्फाई, राइट। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यार अगर पहले वाले रो के अंदर मेरे पास में एक 1 है, एक अल्फा है और एक बीटा है, अगर मेरे पास में यहाँ पे कहीं पर भी एक 1 है, एक बीटा है, एक अल्फा है, तो उन तीनों का एडिशन फॉर श्योर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा एज पर दिस कंडीशन। सो आप यहाँ पर कहते हो कि देखो मैं इन तीनों को अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूं, मैं 3 फैक्टोरियल वेज में यहाँ पे चीजें अरेंज कर सकता हूं। 1 अल्फा और बीटा को मैं अरेंज कर सकता हूं, कहीं पर भी डाल सकता हूं, लेकिन अब समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको 1 अल्फा बीटा लिख रहा हूं, ठीक है ना। लिखने के लिए आप यहाँ पे बीटा 1 अल्फा भी लिख सकते थे, है ना, अल्फा 1 बीटा भी लिख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है एक पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं ताकि आगे का स्टेप हम यहाँ पे क्लियरली समझ पाए, ऑलराइट। लेकिन ये क्लियर है कि आपको यहाँ पर जब काउंटिंग करनी है तो आपको अलग अलग तरीके से चीजों को फिल करना होता है। अब यहाँ पे पहली वाली रो आपकी कितने तरीके से फिल हो सकती है, वो 6 तरीके से फिल हो सकती है, हमने ये चीज काउंट कर ली। अब हम यहाँ पे कॉलम 1 के ऊपर चलते हैं। कॉलम 1 के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अंडर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कोई ना कोई एक वैल्यू तो यहाँ पे लिखी हुई होगी। अब हमें उसके हिसाब से सोचना है कि बाकी दोनों प्लेसेस पे आप क्या डाल सकते हो। सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि यार यहाँ पे मुझे अल्फा और बीटा में से ही कोई ना कोई 2 वैल्यूज जो हैं बची हुई उनको डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आपके उसमें यहाँ पे जो टी के अंदर के एलिमेंट्स है उनका सम आपका 0 बन पाएगा, राइट। सो टू डू दैट आप यहाँ पर क्या फिल करना चाहोगे, आप यहाँ पे इन दोनों को बेसिकली 2 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हो, है ना। मतलब अल्फा या बीटा या फिर बीटा और अल्फा इस तरह से आप डाल दो, तो दिस विल गारंटी कि आपके पास में रो 1 के साथ साथ कॉलम 1 का भी यहाँ पर जो सम है वो 0 के बराबर हो रहा है। तो हमने R1 और C1 का यहाँ पे कंफर्म कर लिया वैल्यू कि अब 0 है। और कितने तरीके हो गए यहाँ पर, इसको फिल करने के 6 तरीके एंड इसको फिल करने के 2 तरीके, मतलब 12 तरीके अभी तक हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। लेकिन अब आगे देखो आपके पास में यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूं, अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता हूं फिल करने का, तो क्या आप रैंडमली यहाँ पर चीजें फिल कर सकते हैं या आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही फिल करनी पड़ेगी, इसके बारे में एक बार सोच के देखो, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से आपको बोलता हूं कि नहीं यार आपको ना C2 को भी तो यार 0 करना ही है। अगर आपको C2 को 0 करना है तो जैसे यहाँ पर आपने कुछ लिमिटेड वैल्यूज डाली थी, यहाँ पर भी आप कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही डालना चाहोगे। तो आप यहाँ पर क्या वैल्यूज डालना चाहोगे, क्योंकि इस बार आपका अल्फा फिल हो चुका है, तो 1 एंड बीटा में से कोई ना कोई वैल्यू डालना चाहोगे, 1 और बीटा में से कोई वैल्यू यहाँ पे डालना चाहोगे। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या ये अलाउड है? ये अलाउ नहीं हो पाएगा, ये वाला केस अलाउ नहीं हो पाएगा। इस बार मेरे पास में ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे बीटा ऊपर और 1 नीचे ही डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 और बीटा डाला तो आपके रो 3 का एडिशन 0 करने में हमें दिक्कत आ जाएगी।
क्योंकि रो 3 को भी तो जीरो करना है, आगे चल के आपको R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3 सबको जीरो करना है, ये बात गारंटी करना है, राइट। तो अगर मेरे पास में 2 बीटा आ चुके हैं तो यहां पर अगला एलिमेंट मुझे क्या डालना पड़ेगा, -2 बीटा, ताकि एडिशन 0 आ जाए। लेकिन क्या -2 बीटा, मेरे पास में 3 एलिमेंट्स हैं क्या, ये इन 3 एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट का वैल्यू -2 बीटा है क्या, नहीं है, राइट। मतलब मुझे यहां पर ये गारंटी करनी पड़ेगी कि यार यहां पे ना बीटा ना आए, यहां पर हमारे पास में 1 ही आए। अच्छा, अगर ये गारंटी करनी पड़ेगी कि यहां पे 1 आए और यहां पे बीटा आए, तो क्या इसके अंदर मतलब कोई नंबर ऑफ केसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए फिल करने के, यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए उसके अकॉर्डिंग फिल करने के, तो इसके पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके इसमें अल्फा बीटा आ चुका है तो यहाँ पर 1 डालना ही पड़ेगा, और यहाँ पे बीटा 1 आ चुका है तो यहाँ पर अल्फा डालना ही पड़ेगा, हमारे पास में फिर से कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। तो व्हाइट वालों के लिए हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं, रेड वालों के लिए हमारे पास में ऑप्शन थे, और इसलिए आपके यहाँ पर जो फाइनल काउंट निकल कर आया है मैट्रिसेस का, वो कितना आया है, दिस इनटू दैट, मतलब 12 आपका काउंट निकला है, राइट। एंड दैट्स व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये आपका सवाल था, एंड इसकी वजह से आप यहाँ पे पी का वैल्यू कहां तक लेके जा रहे हैं, पी का आंसर आप यहाँ पे 2 पे लेके जा रहे हैं। अब जब भी आप यहाँ पे मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये गारंटी करना है आपको कि एक आपने कोई सा भी उठा के अगर सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद में आपको ऑप्शन चेकिंग डेफिनेटली करना है। ये पैटर्न है, ये समझने की कोशिश करो, और ऐसा नहीं है कि ये केवल इस सवाल में बेसिकली हमें बेनिफिट मिल रहा है। आप जेईई एडवांस के पिछले कई सारे यहाँ पर जो है मैट्रिक्स मैच के पैटर्न उठा के देख सकते हैं। हर बार सॉल्व करते समय आपको फील होगा कि नहीं यार, ऑप्शन चेकिंग से बहुत हेल्प मिलती है, तो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आपने यहाँ पर क्या बोला कि पी का वैल्यू 2 पे आ रहा है। अब जैसे आपने बोला पी का वैल्यू 2 पे आ रहा है, तो आपका डी और यहाँ पे ए तो गलती हो गया, पी का वैल्यू क्योंकि 2 पे जाना ही चाहिए। अब जैसे आप कहते हो कि पी का वैल्यू आपका 2 पे जा रहा है और आप बी और सी में से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसने क्यू के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मतलब क्यू का वैल्यू तो 4 पे जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो दोनों ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो 4 पे ही जाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूं? अगर क्यू मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ना यहीं पे लेके जाना है, तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूंगा? मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा। वैसे आप अगर इन दोनों ही ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो एस आपका 5 पे ही जा रहा है। अगर एस आपका 5 पे ही जा रहा है, एस आपका 5 मतलब यहां जा रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे? मतलब यहां पे आपको फाइनली जो आंसर निकालना है वो किसकी मदद से निकालना है? आर की मदद से निकालना है कि आर आपका 1 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है। और आर क्या है? ये वाला ऑप्शन है आपका, तो इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। हालांकि क्योंकि हम यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार आंसर की तक पहुंचने के बाद, है ना, बी या सी में से कोई एक आपका आंसर करेक्ट है, आंसर की तक पहुंचाने के बाद में मैं आपको यहां पर इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले वो देखते हैं तरीका जिसकी मदद से आपने यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपने डायरेक्टली कहां जंप करना चाहिए? आर पे जंप करना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर फॉर श्योर, राइट। अब यहां पे इस ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि एम आपने यहां पे क्रिएट किया है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सच दैट ए आई जे जो आप यहां पे लेते हो वो टी में से आपको उठाना है। टी क्या है ना, वही वाले हमारे पुराने 1 अल्फा बीटा, लेकिन ये तभी करना है जब आपका आई जो है बड़ा होगा जे से। अब इसके लिए हम यहां पे एक बार क्रिएट करके देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन था ये कौन सा था? पी क्वेश्चन था, है ना। अब हम यहाँ पे आर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूं जिसका नाम बेसिकली एम है, राइट, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहली बात तो एक चीज तो हमने यहाँ पे 0 0 0 जो है ये तो लिख ही देना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ये जानकारी हमारे पास में होती है कि डायगोनल के ऊपर 0 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको अगर आई ग्रेटर देन जे दिखाई दे रहा है, राइट, तो आई ग्रेटर देन जे कहां पे होता है? इन 3 लोकेशंस पे होता है। ये आपका आई A21 है, ये A31 और A32 है। तो ये जो 3 वैल्यूज हैं आप कहां से उठा रहे हैं? ये 3 वैल्यूज आप उठा रहे हैं बेसिकली टी में से। अब लेकिन एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे कौन सा वैल्यू गया है वो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि यार यहाँ पे कुछ ABC हमने लिख दिया, हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स 1 आया है या मल्टीपल टाइम्स अल्फा आया है, वो सब क्योंकि अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम केवल ये बोल रहे हैं कि ये जो ABC है कहां से आए हैं? टी में से आए हैं। इनमें से ये इनकी वैल्यू 1 हो सकती है, बीटा हो सकती है, अल्फा हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इनके ऊपर वाले फॉर श्योर कंफर्म हो चुके हैं। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस बी और यहाँ पे माइनस सी होना ही चाहिए। इसके अंदर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ऐसा ही यहाँ पर ही फिल होगा। ऑलराइट, अच्छा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो ये जो आपका सेट क्रिएट हो रहा है इसके अंदर क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिया है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई सेट। और अगर आप ऐसा कोई वेरिएबल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके उसको कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं, तो ये तो आपका कौन सा है? ये क्रेमर रूल वाला ही क्वेश्चन का मैट्रिक्स फॉर्मेट है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे एम मैट्रिक्स उठाओगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आप एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे और उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बी के साथ में अगर इक्वेट करोगे, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलने वाली है, राइट। अगर आप यहाँ पे 3 इक्वेशंस वाला ये क्वेश्चन अल्टीमेटली बनने वाला है, अगर ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन अल्टीमेटली बनने वाला है, तो मतलब क्रेमर रूल की आइडिया से मैं यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना चाहूंगा और वहीं से बेसिकली काउंट हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो इस सेट में बिलोंग करते हैं, तो पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे।
और अगर क्रेमर रूल वाला आइडिया से अगर आप यहां पे सोचते हो तो आपके इसमें तीन ही टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो आपके इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो आपके इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। अब अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वाला भी ऑप्शन है आपके पास में, आपके इसमें यहाँ पे यूनिक वाला भी ऑप्शन है ना, कि यार कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर, एक्स वाई जेड कितने हो सकते हैं, तो 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एंड 0 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ऑप्शंस में तो ये तीनों ही हैं जो हमारे पॉसिबल आंसर यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब आप यहां पे देखो कि आपके पास जो ये वाले ऑप्शंस है वो हमें क्या क्या यहां पे वेरिएशंस दे रहे हैं, राइट। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, इसको सीखो। तो आप यहां पे देखते हैं कि आर जो है आपका 1 या 3 पे ही जा रहा है, आर आपका 1 या 3 पे ही जा रहा है एज पर द रिमेनिंग ऑप्शंस दैट वी हैव, ठीक है ना। तो 1 पे जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन एंड 3 पे जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर नो सॉल्यूशन के बारे में अभी आपने सोचना ही नहीं चाहिए। आपने क्या सोचना है, या तो इनफाइनाइट सोचना है या फिर यूनिक सोचना है, राइट। लेकिन अब यहां पे जब मैं इसको इक्वेशन सॉल्विंग वाले फॉर्मेट में आगे बढ़ाऊंगा क्रेमर रूल की मदद से, तो मुझे सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आएगी। लेकिन एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑड ऑर्डर है उसका डिटरमिनेंट तो 0 आता ही, हमें पहले से पता है। इसका डिटरमिनेंट जो है ये तो 0 आएगा ही, और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा तो ये जो भी आपके तीनों इक्वेशंस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन तो इसका नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपके इसमें बचे ही दो ऑप्शन है, यूनिक या फिर इनफाइनाइट, तो आपने इनफाइनाइट ही इसके अंदर टिक करना चाहिए। मतलब आप देखो कि आपने एक्चुअली क्वेश्चन कितना सॉल्व किया है। दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपने कुछ स्टेप्स यहां पे लिखे हैं, तो ये तो मतलब क्या है, मैंने क्वेश्चन ही कॉपी किया है लिटरली। ये आपको क्योंकि फोन थोड़ा छोटा था, मैंने क्वेश्चन कॉपी करके दिखाया, जो भी हमने सॉल्व किया है इतना ही किया है, बट स्टिल आई एम नाउ एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, क्योंकि आर आपका 3 पे जाना चाहिए, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, जो दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ सॉल्व किए बिना ही अपने एक्चुअली इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने को मिल रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू शुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे ये पेपर दे रहे होते तो। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम सीखना भी चाह रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आगे कहीं आपको किसी अलग तरह का सवाल मिल जाए, हो सकता है कि अगले साल मेन में इस तरह का सवाल आ जाए, तो एक बार बाकी को भी समझ जरूर लेते हैं। इनफैक्ट अभी इसको भी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कि यार यहाँ पर आपने जो आर मैट्रिक्स क्रिएट करी है उसके अंदर डेल्टा तो आपका 0 है, मतलब ये नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही केस है। लेकिन अब अल्टीमेटली है दोनों में से कौन सा, है ना। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर बनाना होता इनको, तो ये क्या कर सकते थे, ये यहाँ पर यूनिक वाला ऑप्शन ना देके, है ना, ये वाला ऑप्शन दे सकते थे, यहाँ पे 1 की जगह 5 कर सकते थे। तो दिस वुड हैव मेड द क्वेश्चन बेटर, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे फिर आपको ये जो अभी डिस्कशन कर रहा हूं वो भी करना पड़ता। चलिए, तो अब यहाँ पे हम जो है बेटर मान के सवाल को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे mx करना है, ठीक है ना, mx इक्वल टू b, इस टाइप का कोई एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है। एंड उसके लिए आपका जो m है वो कितना यूज करना है आपको, 0 -a -b, उसके बाद में a 0 -c एंड देन b c एंड 0, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करना है x y और z के साथ में, और राइट हैंड साइड में जो आपको मिल रहा है दैट इज क्या, राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है a12 मतलब क्या आ जाएगा, -a, फिर आ रहा है 0, और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ a23 ये है, इसका नेगेटिव मतलब यहाँ पे c हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे पहले तो तीनों इक्वेशंस क्रिएट करने वाला काम है, तो दिस इनटू दैट करेंगे तो हमारे पास में -ay एंड -bz इज इक्वल टू -a करके एक इक्वेशन बन रही। फिर दिस इनटू दैट करेंगे तो हमारे पास में ax, फिर उसके बाद में -cz, y वाला टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में 0 है, और ये किसके 0 की इक्वल हो रहा है। एंड लास्ट वाला आपका यहाँ पर जो है bx प्लस cy, और ये आपका c के बराबर इक्वेशन में जा रहा है, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आप यहाँ पर अभी ऑलरेडी डेल्टा इक्वल टू 0 कंफर्म कर चुके हैं, मतलब आपकी लड़ाई किसकी है, आपकी लड़ाई या तो इनफाइनाइट की है या फिर डायरेक्टली आपके नो सॉल्यूशन की लड़ाई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके जो इक्वेशंस है वो काफी यहाँ पर सिंपल बने हैं, तो क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली देख के बता पा रहे हो कोई एक सॉल्यूशन। आई गेस इस क्वेश्चन को रादर देन गोइंग इनटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, आपने कैसे सोचना चाहिए कि यार देखो y इक्वल टू अगर मैं 1 डाल दूं और अगर मैं x को 0 कर दूं तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं और x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं 1 कर रहा हूं तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर मैं z की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो, ओके। लेकिन अगर मैं x और z दोनों को 0 कर दूंगा तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब ये जो मैंने लिख दिया है 0 1 0, ये तीनों को ही सेटिस्फाई करता है। 0 1 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 0 1 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 0 1 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है। मतलब आपको यहां पे नो सॉल्यूशन तो देखो नहीं मिल रहा ना, डेल्टा इक्वल टू 0 में आपको यहां पे अगर एक सॉल्यूशन मिला है मतलब डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही हम कंक्लूड कर जाएंगे, ठीक है ना।
implies infinite solutions since डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली आपका इनफिनिट सॉल्यूशन का यहां पर गारंटी दे रहा है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन अभी कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अभी तक देखो इन दोनों क्वेश्चंस तो हमने देखे ही नहीं है ना। चलो अब देख लेते हैं कि क्या था देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस Mij with all the entries in T such that Cj is equal to 0 for all j। यहां पर ये क्या है, ऊपर वाले कंडीशन में तो इसने क्या है Ri और Cj दोनों को 0 करवाया था, लेकिन इस बार इसने केवल और केवल कॉलम को ही 0 करवाना है, ऐसा बोला है। कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका एडिशन 0 करवाना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो इसने ऐड करी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली कंडीशन ऐड करी है। राइट, सो क्यू की बात करते हैं। सो क्यू के अंदर आपको गारंटी करना है कि एम जो क्रिएट हो रहा है पहली बात तो सिमेट्रिक हो, और उसके साथ साथ इसका जो CI है वो भी यहां पे 0 हो। ठीक है ना। ऑलराइट, तो चलो हम यहां पे पहले अपने कॉलम 1 से स्टार्ट करते हैं इस बार, है ना। कॉलम 1 के अंदर आप यहां पे कैसे एलिमेंट्स फिल कर पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड कर चुके हैं किसी एक लिमिट तक, विच इज बेसिकली दिस कि यार चलो यहां पर ना आपके पास में बेसिकली तीनों अलग अलग होना चाहिए, एक 1 एक अल्फा एक बीटा, ताकि 1 + अल्फा + बीटा इक्वल टू 0 वाला हम यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करके C1 को 0 कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास में इनको अरेंज करने की ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है, तो 3 फैक्टोरियल वेज में मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया बात है। लेकिन जैसे ही आप इतना फिल करते हो, है ना, आपके ऑटोमेटिकली और क्या क्या फिल हो जाएंगे, आपका यहाँ पे अल्फा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बीटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। राइट, तो डायगोनल के आसपास आपके यहाँ पर जो है ये डायगोनल है, आसपास वाले वैल्यूज आपके बराबर होना जरूरी है। राइट, और जैसे आपने यहाँ पे अल्फा बीटा फिल किया, आपकी R1 की वैल्यू भी 0 हो गई, लेकिन वो कंडीशन एक्चुअली सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं थी। यहाँ पे आपका 0 हो गया है बाय चांस, है ना, लेकिन इसने तो केवल CI को ही 0 करना इंपॉर्टेंट माना है। राइट, अब यहाँ पर सोच के देखो कि मेरे पास में फिर से अल्फा के नीचे क्या क्या डाला जा सकता है ताकि C2 को मैं 0 कर पाऊं। तो C2 को अगर मैं 0 करना चाहता हूं तो अल्फा के साथ में 1 और बीटा आना चाहिए। 1 और बीटा अगर आप यहां पे डालना चाहते हैं तो आप 1 और बीटा लिखोगे या बीटा और 1 लिखोगे, इसके बारे में सोचोगे। अगर आप यहां पे 1 और बीटा लिखते हैं तो फिर से आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि अगर आपने यहां बीटा डाला है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेंटेन करने के लिए यहां पर भी बीटा डालना पड़ेगा, और फिर यहां पे आपका C3 0 करवाने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि C3 को 0 कराने के लिए यहां पर आपको -2 बीटा डालना पड़ेगा, लेकिन आपकी -2 बीटा नाम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है आपके T वाले सेट में। राइट, मतलब ये जो ऑर्डर अभी मैंने यहां पे लिखा है 1 और बीटा, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपने बीटा डालना चाहिए ऊपर और 1 डालना चाहिए नीचे, ताकि इन तीनों का एडिशन, कॉलम 2 के एलिमेंट्स का एडिशन कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर 1 डाल रहे हैं तो इधर 1 आएगा, इस बात की भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। और यहाँ पे अगर 1 और बीटा आ चुका है तो यहाँ पर अल्फा डालना भी आपका जरूरी है। जो भी मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा है वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही फिल हो चुके हैं। आपके पास में कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस कहां थी आपके पास में? केवल ये लाल वाले को यहाँ पे अरेंज करने की चॉइस अवेलेबल है। ठीक है ना, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो क्यू है वो कहां जा रहा है, 4 पे, मतलब 6 आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑलराइट। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एम आप यहाँ पे डिसाइड करो ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे बी ए मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन टी सच दैट Ri इस बार 0 होना चाहिए। इस बार आपका रोज का सम 0 होना चाहिए, लेकिन कॉलम के ऊपर इस बार कोई कंडीशन नहीं लगाई है इसने। ठीक है ना। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ m कितना होना चाहिए। राइट, तो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे कुछ नया सोचना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को आंसर करते समय, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो है CI को 0 करने वाली कंडीशन से एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसी को आप ट्रांसपोज करके लिख दो, तो क्या हो जाएगा आपके इसमें यहाँ पे 1 अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पे अल्फा बीटा 1 आ जाएगा, एंड देन आपका बीटा 1 एंड अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या है, ये मैट्रिक्स जो है एटलीस्ट आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जिसके अंदर Ri की वैल्यूज फॉर श्योर आपकी 0 है। अब ये एडिशनली सिमेट्रिक भी है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, एडिशनली सिमेट्रिक भी है लेकिन उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है ना। ऑलराइट, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ m इज व्हाट। आप यहाँ पे नोटिस करो कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट है बंदा, ये बोल रहा है कि आप फिर यहाँ पे कर लो, बहुत सारे मैट्रिसेस बनेंगी। उसको भी पता है कि बहुत सारे मैट्रिसेस बनेंगे अंडर दिस कंडीशन, लेकिन उसको ये पता है कि आपकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो हर बार कुछ सेम सी ही आने वाली है। हो सकता है प्लस माइनस का फर्क है, इसलिए यहां पर इसने एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर कमेंट करवाने के लिए बोला है। राइट, तो आप यहां पे बिना डरे अभी इस मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट के ऊपर कमेंट कर लो। किसी भी एक एग्जांपल को क्रिएट करके आप यहां पे उसका डिटरमिनेंट एक बार कैलकुलेट करके तो देखो कि कितना आ रहा है, सो दैट वी कैन बेसिकली टेक एन आइडिया कि यार बाकी भी इतने हो रहे होंगे तभी तो क्वेश्चन बन रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी होती कि यार कुछ मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट तो इतना आ रहा है, कुछ मैट्रिसेस जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करें उनका डिटरमिनेंट इतना आ रहा है, देन भाई गड़बड़ हो जाती। राइट,
सो व्हाट कैन वी डू इन दिस केस, आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी? सोच के देखो एक बार, डिटरमिनेंट अगर मैं इसका निकालता हूं तो यहाँ पे 1 अल्फा बीटा है, फिर आपके यहाँ पे अल्फा बीटा 1 है एंड देन बीटा 1 अल्फा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो कि लेट अस से R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जैसे ही आप यहाँ पे R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाते हैं, ठीक है ना, R1 गोज टू R1 प्लस R2 R3 नहीं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि आपके रो के एलिमेंट्स का यहाँ पे सम जीरो है, राइट? सो यू वुड वांट टू ऐड कॉलम्स, सो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है ना, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 जीरो हो जाएगा, एंड बाकी फिर अगर सारे ही जीरो हो गए तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो डजंट मैटर कि आपने यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बनाया था, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ऑलरेडी RI को जीरो करने का यहाँ पे गारंटी कर लिया है, देन यू कैन ऑलरेडी, है ना, थिंक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द केसेस। तो आपको पहला वाला कॉलम हमेशा जीरो मिलेगा, एंड इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपकी हमेशा जीरो आएगी, तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा जीरो ही आएगा, राइट? विच गोज यू विच टेक्स यू टू फिफ्थ वाला ऑप्शन, ऑलराइट? तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो बाद में हमने यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट डिस्कशन किए हैं, दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज कि भाई आपके यहाँ पे क्या क्या सवाल थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, बट हम अपने क्वेश्चन को बहुत पहले आंसर कर चुके हैं, ठीक है। सो स्पेशली मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस में आप यहाँ पे नोटिस करें, एंड बाकी भी हम यहाँ पे आगे और भी जो डिस्कशंस करेंगे दूसरे पीवाईक्यूज के, उसमें भी जहां जहां पे आपकी मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चंस आएंगे, हम पहले यही कोशिश करेंगे कि यार उसको अगर एज ए स्टूडेंट आंसर करना हो तो हम कितने जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम काफी जल्दी आंसर कर पा रहे थे, आई गेस यहीं पे आते आते हमने आंसर कर दिया था। ये वाला डिस्कशन एक्स्ट्रा है, ये वाला डिस्कशन एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ, जो 23 का सवाल है। ये वाला सवाल फिर से आपके यहाँ पर डुएबल है, काफी इजी है। यहाँ पर ये पहला तो क्या काम करवा रहे हैं आपसे, देखो आपके फिर से एम मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करवानी है, जिसके अंदर AIJ नाम का एलिमेंट होगा। आई और जे क्या है, ऑब्वियसली 1 2 3 में से कोई एक वैल्यूज है, एंड 3x3 मैट्रिक्स आपका क्रिएट हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ पर बोला क्या है कि आपका AIJ जो है वो आप 1 के बराबर लो, अगर तो ऐसी कुछ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप AIJ की वैल्यू 0 लेना। तो मतलब हम यहाँ पे इसके अंदर जो एलिमेंट्स बेसिकली इमेजिन कर रहे हैं AIJ, वो या तो 1 है या तो 0 है, लेकिन कहां पे 1 डालना है कहां पे 0 डालना है, उसके लिए उसने कंडीशन देख रखी है कि j+1 की वैल्यू अगर उस पॉइंट पे डिविजिबल हो जाती है I से, तो उसको 1 डालो, अदरवाइज आप उसको 0 डालो, राइट? अब इस तरह का जो सवाल होता है, ये एक्चुअली हम जब मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लिटरली द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे I और J की मदद से आपको यहाँ पे एलिमेंट्स क्रिएट करवाए जाते हैं। इनफैक्ट आप अभी भी अपने नोट्स को ओपन करके देखोगे, आपका सबसे पहला सवाल यही मिलेगा आपको, राइट? तो आप यहाँ पे मतलब मैट्रिक्स क्रिएट कराने समय तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं करते, इसके अंदर कोई भी जे एडवांस लेवल की बात नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि आपके पास में अलग अलग जो रोज हैं उसके अंदर जे के वैल्यूज कितने आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जे का वैल्यू 1 है, यहाँ पे जे का वैल्यू 2 है, यहाँ पे जे का वैल्यू 3 है ना। अगर मैं ऐसे 3 रोज इमेजिन, 3 कॉलम्स अगर इमेजिन कर रहा हूँ तो, ऑलराइट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का कोई मैट्रिक्स बनने वाला है। तो j+1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, उसको एक बार लिख लेते हैं कि j+1 कितना हो जाएगा, राइट? सो इफ यू नोटिस, जो पहला वाला रो है उसके अंदर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। चलो पहला वाला कॉलम, पहले वाले कॉलम में j का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे j का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे j का वैल्यू 3 होता है। तो ये बेसिकली आपके 2 3 एंड 4 हो चुके हैं। और अगर मैं i के वैल्यूज की बात करता हूँ, अगर मैं i के वैल्यूज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका इसमें क्या आता है, i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 3, ऐसे आपके यहाँ पर ये j+1 के और i के वैल्यूज हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको ही बस अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके डिसाइड करना है कि कहां पे 1 आ रहा है और कहां पे आपका 0 आ रहा है। तो क्या 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, तो यहाँ पे 1 डाल दो। 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 को भी 1 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 1 लिख दो। 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, हाँ। 3 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, हाँ, ओके। फिर यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, हाँ। एंड 4 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर जो कंडीशन है उसकी मदद से अपना जो मैट्रिक्स M है उसको पहले तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये वाला स्टेप कोई खास मुश्किल काम नहीं था। फिर यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर मोर देन 1 में पूछ रहा है वो ये है कि यार भाई M आपका इन्वर्टिबल होगा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जानना चाहता है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको यहाँ पे ओरली ही दिख जाना चाहिए कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। जल्दी देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे नीचे 2 जीरोस एक साथ दिख रहे हैं, तो आप रो 3 के अबाउट ओपन करने के बारे में सोचो। रो 3 के अबाउट अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो तो -1 -1 मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ रहा है। डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 है, मतलब यहाँ पर आपका मैट्रिक्स M जो है वो इन्वर्टिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट M इनटू दिस करके आपको यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू क्रिएट करते आ जाएगा।
तो चलो हम यहाँ पे फिर से वही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इक्वेशंस क्रिएट करके उनको एनालाइज करना है, राइट। चलिए तो इक्वेशन क्रिएट करने के लिए आप पहले तो ये काम करें, है ना, बी ऑप्शन के लिए लिख के देखो कि भाई एम मैट्रिक्स आपने क्या क्रिएट किया। अब ये चेंज नहीं होने वाला पूरे क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर आपका यही रहेगा, है ना, यही आपका एम मैट्रिक्स है। सो 1 1 1 है, उसके बाद में 1 0 1 है एंड देन 0 1 0 है। इसके अंदर आप क्या मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप a1 a2 a3 मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फाइनल आंसर जो आपका निकल कर आए वो -a1 -a2 -a3 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे तो यहाँ पर अच्छा यही लगता है कि हम एक बार इसको ओपन करके एनालाइज कर लेते हैं। तो दिस इनटू दैट करेंगे तो आपके इसमें a1 + a2 + a3 आएगा और ये -a1 से इक्वेट हो रहा है। दिस इनटू दैट करेंगे तो आपके इसमें यहाँ पे a1 + a3 आ रहा है और ये आपका -a2 से इक्वेट हो रहा है। एंड वैसे ही आपके पास में डायरेक्टली क्या आ रहा है, दिस इनटू दैट करके a2 ही आ रहा है और ये आपका -a3 से इक्वेट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मिलेंगी एंड वहां से आई गेस कंक्लूड करना भी काफी इजी रहेगा, राइट। तो सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1 + a2 + a3, ये आपको 0 करवाना है। फिर अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो आपका a1 + a2 + a3 को भी आपको 0 करवाना है एंड यहां से आपको a2 + a3 को 0 करवाना है, राइट। सो क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करूं, जल्दी बताइए। a2 + a3 को 0 करवा दिया अगर मैंने, क्योंकि अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है तो a2 + a3 को 0 कराना जरूरी है। तो ये 0 करा दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहां से इक्वेशन क्या डिमांड कर रही है कि a1 का वैल्यू 0 होना चाहिए और ये वाली इक्वेशन भी यही डिमांड कर रही है कि a1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सभी को साथ में लेके चलता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि आप बस a1 को 0 करवा लो, a1 को 0 करवा लो और उसके बाद में आप a2 + a3 को 0 करवा लो। अब a2 + a3 को 0 कराने के तो इनफाइनाइट तरीके हैं, आप यहाँ पे मतलब बस a2 = -a3 लेके यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। मतलब आप यहाँ पे a1 a2 a3 अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो 0 1 -1 0 2 -2, है ना, 0 -2 3 0 -2 2, इस टाइप से आप यहाँ पे बेसिकली a2 और a3 को चेंज करते जा सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, ऑब्वियसली यस, ये मतलब नॉन जीरो ही है, राइट, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे 1 -1 जैसे वैल्यूज भी ले पा रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की तरफ चलो। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि भाई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x नाम का एक एलिमेंट होगा, एक मैट्रिक्स होगा और इन्होंने r³ लिखा है। r³ को लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपके इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर ये a1 a2 a3 है, वैसे आप यहाँ पे x को x y z ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो आपका जो x आपने यहाँ पे इमेजिन करना चाहिए, इट शुड बी अ कॉलम मैट्रिक्स जो x y z जैसा आप मानो, जो यूजुअली हम यहाँ पे मानते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि mx = नल मैट्रिक्स आपका बनेगा, है ना। ये जो 0 लिखा है ये क्या है, नल मैट्रिक्स है आपका, राइट। और फिर ये बोल रहा है कि जब मैं ये mx = नल मैट्रिक्स वाली इक्वेशन सॉल्व करूंगा और फिर इस सेट को एनालाइज करूंगा तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि यहां पर आपको पता चले कि आपका जो x है वो केवल और केवल नल मैट्रिक्स ही हो सकता है, क्योंकि देखो किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके तो नल मैट्रिक्स आता ही है, किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके तो नल मैट्रिक्स आता ही है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि आपका ये जो सेट है वो केवल एक नल मैट्रिक्स का सेट है या उसके अंदर और भी वैल्यूज आ रही हैं। अगर और भी वैल्यूज आ रही हैं तो नॉट इक्वल टू वाली बात आपकी सही हो जाएगी। तो पहले तो भाई पूछना क्या चाह रहा है वो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटेशंस को पढ़ के एनालाइज करके फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो पहले तो ये नल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये भी नल मैट्रिक्स है, इस सेट के अंदर नल मैट्रिक्स है और यहां पर भी राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स लिखा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या M के अंदर में कोई नॉन नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके भी एक नल मैट्रिक्स जनरेट कर सकता हूं क्या, और अगर मैं कर सकता हूं तो ये नॉट इक्वल टू वाली बात एकदम सही हो जाएगी और फिर ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो चलो फिर यहाँ पे फिर से वही उठाते हैं बात कि नाउ इन सी ऑप्शन आई वांट टू चेक mx = नल मैट्रिक्स। सो m की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, 1 1 1 उसके बाद में 1 0 1 एंड उसके बाद में 0 1 0। इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं x y z और इस बार मुझे ये वैल्यू चाहिए एक नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 के बराबर। तो फिर से ओपन कर लो इसको, तो यहां पर आपके इसमें x + y + z = 0 आता है, उसके बाद में आपके इसमें x + z भी 0 आता है एंड देन यहाँ पे आपका y = 0 भी आता है, ठीक है ना। ये वाली बात आपकी यहाँ पे हमने सॉल्व करने के ऊपर सोचना चाहिए। तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू तो आपको 0 करनी ही होगी, y की वैल्यू में आप यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर y की वैल्यू आपने 0 कर दी तो इस इक्वेशन की डिमांड है, इस इक्वेशन की डिमांड है कि x + z मिलकर 0 हो जाना चाहिए, और इस इक्वेशन की डिमांड तो पहले से यही है कि x + z मिलकर 0 हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक लैम्डा मानता हूं तो यहाँ पे आप माइनस लैम्डा गारंटी कर लो बस। अगर x की वैल्यू कोई भी आप लैम्डा मानते हैं तो z की वैल्यू माइनस लैम्डा आप इमेजिन कर लो एंड दैट वुड गारंटी कि तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप चाहो तो करके देख लो, लैम्डा 0 - लैम्डा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं,
लैम्डा 0 माइनस लैम्डा यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा नीचे भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब लैम्डा तो मैंने डिसाइड नहीं किया ना, लैम्डा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। और ये जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्या ये बेसिकली नॉन जीरो है? बिल्कुल है। मतलब आपको यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करके केवल एक एलिमेंट मिलने वाला नल मैट्रिक्स अपने सेट के अंदर? नहीं, आपको बहुत सारे वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो क्या ये सेट और ये सेट बराबर नहीं है? हाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पर अगर नोटेशन पहली बार में अगर क्लियर हो चुका है तो फिर ये क्वेश्चन आप मतलब इतना ही सॉल्यूशन इतना ही है इसका, राइट। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अगर डिफिकल्टी आ रही होगी इसके सॉल्यूशन में, तो कहीं ना कहीं इस नोटेशन को समझने में आ रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि यार पूछना क्या चाहता है। बाकी अदरवाइज है तो चीज सिंपल ही। फिर ये बोल रहा है आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, द मैट्रिक्स m-2i इज इन्वर्टिबल वेयर i इज ए 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करके देख लेते हैं, हम आपके से पहले से m-2i क्रिएट कर लेते हैं, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बेसिकली चेक कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सीधे सीधे डुएबल था। तो m-2i क्रिएट करना है और उसका डिटरमिनेंट भी हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो m ये रहा, -2i अगर करता हूं तो आपके यहाँ पर डायगोनल के ऊपर ही चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे -2i करके -1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा, ठीक है ना। m-2i है ना, यहाँ से 2 2 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, बाकी तो कोई चेंजेस होने नहीं वाले। तो 1 1 1 आएगा एंड यहाँ पे भी 1 0 1 आएगा, राइट। अगेन होगा क्या, आप यहाँ पे इसके अंदर होपफुली क्या कर पा रहे हैं, चलो ओपन करते हैं, फिर इसके अंदर क्या ही कर पा रहे हैं। तो -1 के अबाउट कितना आ जाएगा, -1 के अबाउट आपके यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा -1 के अबाउट कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ये आपका -2 के बराबर आ जाएगा, और 1 के अबाउट कितना आ जाएगा, 1 के अबाउट आपके यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना बन रहा है, -3 + 2 + 1, मतलब ये 0 आ रहा है। तो अगेन प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर जो मैट्रिक्स m-2i है उसका डिटरमिनेंट भी क्योंकि 0 है इसलिए ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। सो बी और सी इस क्वेश्चन के फिर फाइनल आंसर आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम 2023। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अगेन फ्रॉम 2023 एंड फिर से काउंटिंग का सवाल देखो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इनफैक्ट पहले से भी है ना, मैट्रिक्स काउंटिंग या डिटरमिनेंट काउंटिंग वाले जो पैटर्न्स हैं वो जेईई एडवांस यूजुअली प्रेफर करता है, तो आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो आपके यहाँ पर आर सेट बेसिकली क्रिएट होगा, है ना। आर सेट जो क्रिएट होने वाला है इसके अंदर ABCD जो आपके यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यूज हो सकते हैं, राइट। अच्छा, A, B, C एंड D इन 4 लोकेशंस पे आपके क्या है, अननोन ABCD है, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, राइट। तो R के अंदर आपके ये सारे वैल्यूज होने वाले हैं। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन R इज व्हाट। तो ऐसे तो आप बना तो बहुत सारे सकते हो, कितने बना सकते हो टोटल, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूं तो मैं टोटल कितने मैट्रिसेस बना सकता हूं। तो आप यहाँ पे A के प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से कोई सी भी एक वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें भी 8 में से कोई सी भी एक वैल्यू डाल सकते हैं, B के अंदर, C के अंदर भी 8 में से कोई सी भी एक, एंड D के अंदर भी 8 में से कोई सी भी एक वैल्यू डाल सकते हैं। सो 8⁴ 64 का स्क्वायर करना पड़ेगा, काफी बड़ा सा वैल्यू आएगा, बट जो भी है मतलब ये आंसर है टोटल। इस R सेट के अंदर इतने सारे मैट्रिसेस हैं जो लाए करेंगे। नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अब इनमें से इन्वर्टिबल कितने हैं, तो इन्वर्टिबल कितने हैं निकालने के लिए आपको गारंटी करना पड़ेगा कि आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 ना हो। लेकिन हमें मैथमेटिकली क्या अच्छा लगता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे, जो हमारे गलत वाले केसेस है वो कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो टोटल माइनस गलत करके सही आ जाएगा, है ना, सही और गलत मिला के टोटल हो जाता है। तो आपके गलत वाले कैलकुलेट कर लो, जहां पर आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ जाए, ठीक है ना। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखते हैं 0 आ रहा है, तो आपकी वैल्यू एक्चुअली कैसे कैलकुलेट हो रही है देखो जरा। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिर से रो 3 के वोट ओपन कर लो, तो -5 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना है, AD - BC, और ये आपको 0 के बराबर चाहिए, मतलब आपको क्लियरली AD और BC बराबर चाहिए। ये वो गलत वाले केसेस का काउंटिंग है जो मैं आगे चल के इस बड़े से नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब AD - BC को मैं यहाँ पे 0 कैसे अलग अलग तरीके से कर सकता हूं, सॉरी हाँ, या फिर AD = BC में कितने तरीके से कर सकता हूं, ये मुझे अब यहाँ पे बस सोचना है। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि इन्होंने यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हैं ये खराब नंबर्स नहीं है, ये दिखने में खराब है लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके नंबर्स, क्योंकि ये फर्दर स्प्लिट नहीं किए जा सकते हैं। ये आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 0 को आप यहाँ पे अलग कर दो, लेकिन बाकी आपके यहाँ पर सारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे लेट से 11 की जगह 12 देता तो प्रॉब्लम पता है क्या होती कि 12 भी यहाँ पर 2 × 3 करके आप यहाँ पे कुछ तो स्प्लिट करके कुछ एक्स्ट्रा केसेस के बारे में सोच पाते, ठीक है ना।
जबकि यहां पे है ना आपके पास में क्योंकि प्राइमरी नंबर से तो आपके इजी है काउंटिंग थोड़ी सी, इस बात को हम डिस्कस जब करेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से फील करोगे। तो मेरे पास में यहां पर प्राइम नंबर्स के साथ में क्या है, एक जीरो भी यहां पर अवेलेबल है, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली दो केसेस डेफिनेटली बनाना चाहेंगे। कभी भी आपने यहाँ पे पीएनसी को अगर अच्छे तरीके से सॉल्व किया तो आपको यहाँ पे पता है कि जीरो के साथ में यहाँ पे काउंटिंग में थोड़ी सी कुछ अलग बात होती है, तो उसको हमेशा अलग डिस्कशन में लेके आना चाहिए और नॉन जीरो वाले केसेस को अलग डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे केस वन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे जीरो की बात कर रहा हूँ। इन द सेंस मैं चाहता हूं कि आपका LHS इक्वल टू RHS तो हो, ऑब्वियसली, है ना, वही तो मुझे चाहिए, LHS इक्वल टू RHS चाहिए, लेकिन वो दोनों के दोनों जीरो के बराबर है। मैं ये बेसिकली देखना चाहता हूं कि ये कितने तरीके से किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर मुझे LHS इक्वल टू RHS चाहिए तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि यार चारों के चारों वैल्यूज आपके जीरो हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, चारों के चारों आपके वैल्यूज जो है यहाँ पे जीरो हो जाए तो LHS इक्वल टू RHS भी हो जाएगा और इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि नहीं यार, चार में से ना कोई एग्जैक्टली तीन वैल्यूज ही मैं जीरो करता हूं, चार है ABCD, है ना, उनमें से कोई तीन वैल्यूज को ही आप जीरो करो तो चौथी वैल्यू चाहे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू जीरो हो ही जाएगा, है ना। लेट अस से A B और D को मैंने यहां पर जो है जीरो कर लिया, C अब मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो C में कौन से सिलेक्ट करूंगा, C में यहां पे ऑब्वियसली बचे हुए सात में से सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं केस खुद ही ये क्रिएट कर रहा हूं जहां पे बेसिकली अब चारों के चारों जीरो नहीं है, क्योंकि चारों के चारों जीरो वाला केस मैंने अलग से लिख लिया है। तो अगर मैं तीन को जीरो कर रहा हूं तो अगले वाले को नॉन जीरो करना है, ये भी गारंटी करना पड़ेगी। तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 7 तरीके से हो सकता है, राइट। अच्छा, तो मैंने यहां पर बोला कि सारे के सारे जीरो हैं, यहां पर मैंने बोला कि तीन जीरो हैं, दो जीरो के साथ में भी क्या मैं यहां पर ये बेसिकली अचीव कर सकता हूं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू जीरो, बिल्कुल कर सकता हूं। एक जीरो लेकिन इस तरफ होना चाहिए, एक जीरो इस तरफ होना चाहिए, एक जीरो इस तरफ होना चाहिए, एक जीरो इस तरफ होना चाहिए, फिर जो बचे हुए बाकी दोनों है वो कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हाँ, दो जीरोस के साथ में अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड के जो दो वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो और उसको जीरो कर दो। लेट से आपने D को जीरो कर दिया, तो अब A कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, A कुछ भी हो जाए मतलब नॉन जीरो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को जीरो करने वाली बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या है, एक जीरो और एक नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट किया, उसको जीरो कर लिया, बचे हुए को मैं यहाँ पे 7 में से कोई सी भी एक वैल्यू पकड़ा सकता हूँ, राइट। तो ये LHS मेरा गारंटी से जीरो हो जाएगा। एंड RHS अगर मैं यहाँ पे जीरो करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है, RHS जीरो करने के लिए आप यहाँ पे फिर से दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो और उसको जीरो कर लो, एंड जो बच गया है उसको फिर सात में से कोई सी भी एक वैल्यू पकड़ा दो, राइट। क्या मैं यहाँ पे, है ना, चारों को जीरो कर दिया, तीन को जीरो कर दिया, दो को जीरो कर दिया, किसी एक को जीरो करके ये अचीव कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। किसी एक को जीरो कर दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेटर से मैंने जीरो कर दिया, तो राइट हैंड साइड में फिर नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो जीरो करने वाले जो आपके केसेस है वो इतने ही बस यहाँ पर बनने वाले हैं, ये आप एक बार जल्दी से चेक कर लें सारे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपके यहाँ पे केस टू क्या बनेगा, केस टू बन सकता है कि नहीं चलो LHS इक्वल टू RHS तो मुझे अचीव करना ही है, ऑब्वियसली वही तो कंडीशन है, लेकिन वो नॉन जीरो होते हुए भी मैं अचीव कर पा रहा हूं, इसके बारे में सोचना है। वो जीरो नहीं है लेकिन तब भी यहां पर मैं उसको LHS इक्वल टू RHS तो कर सकता हूं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर जीरो नहीं है तो अब जीरो है ही नहीं ऐसा मान के चलो, तो हमारे पास में भी बचे हुए 7 प्राइम नंबर से बस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अगर दो प्राइम नंबर्स को आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो कोई दूसरे प्राइम नंबर, कोई दो दूसरे प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वो आंसर कभी नहीं आ सकता। सुनो ध्यान से, अगर आप कोई भी दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, लेटर से आपने यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, है ना, तो बाकी किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स को आप यहाँ पे उठा लोगे तो वापस 15 नहीं आ सकता। 15 लाने के लिए आपको फिर से 3 और 5 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 5 सिलेक्ट करो तो राइट हैंड साइड में भी 3 और 5 का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या बोलते हो कि यार पहले तो मैं 7 में से 2 का सिलेक्शन कर लेता हूं, है ना, लेट से मैंने कोई से भी सिलेक्ट कर लिया, लेट से मैंने 13 और 7 सिलेक्ट कर लिया, है ना, कोई से भी दो सिलेक्ट कर लो, 7 में से कोई से भी दो सिलेक्ट कर लो। अब यहां पे आप क्या बोलो कि भाई A और D में से एक 7 और एक 13 कर लेना, और B और C में से भी एक 7 और एक 13 कर लेना, तो फिर यहां पर भी 91 आ जाएगा, यहां पर भी 91 आ जाएगा, दोनों यहां पर जो है आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो इक्वल करने से मतलब है, राइट। तो आप यहां पर क्या कहते हैं, आप यहां पर कहोगे कि यार दो जो भी आपने यहां पे वैल्यू सिलेक्ट करे हैं यहां पे अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल वेज, और यहां पे भी अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल वेज। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक और तरीका है जिसको भूल मत जाना, आप यहां पे कोई दो वैल्यूज को सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट करो। लेट से आपने यहां पे बस 5 ही सिलेक्ट किया, यहां पर भी दोनों जगह 5 डाल दिया, यहां पर भी दोनों जगह 5 डाल दिया, तो भी तो यहां पे 25 इक्वल टू 25 हो ही जाएगा, राइट, क्योंकि हमने यहां पे वो सारे केसेस काउंट कर रखे हैं, तो हमें यहां पर जो है सब्ट्रैक्ट करते समय भी उन सब चीजों को ध्यान रखना है, राइट। सो आप यहां पर कहते हो कि मैंने तो 7 में से कोई एक ही सिलेक्ट किया, 7C1। अब एक ही सिलेक्ट किया तो चारों जगह डल जाएगा आपका, है ना, चारों जगह 5 डल गया, चारों जगह 7 डल गया, जो भी है, लेकिन तब भी आपका यहां पर 49 इक्वल टू 49 तो आ ही जाएगा।
So that is another way of basically getting to the possibility of LHS equal to RHS. और ये आप एक बार कैलकुलेट करके देखें आपका कितना आ रहा है, यहां से आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। सो व्हाट यू शुड बी नोटिसिंग इज कि यहां पर आपके इसमें पहले वाले में 225 आंसर बनना चाहिए, एंड दूसरे वाले में यू शुड नोटिस कि यहाँ पे 91 आंसर बनना चाहिए। ठीक है ना, एक बार चेक कर लें सर बच्चे। ऑलराइट, इनका एडिशन आ जाएगा 316, एंड इसलिए आपके यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला है, आपका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 4 माइनस 225 एंड प्लस 91। ठीक है, एंड जब ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए फाइनली 3780। 3780 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, डू चेक दिस कैलकुलेशंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, चल, तो विद दिस आई गेस वी आर डन विद दिस काउंटिंग वाला सवाल वंस अगेन। एंड आप फिर से यहाँ पर देखो कि अगर आपके यहाँ पे फंडे अगर क्लियर हैं, और मुझे लगता है कि जेईई एडवांस के अंदर अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो पीएनसी के ऊपर आपका कंट्रोल ठीक ठाक वैसे रहा होगा, है ना, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं है देन ऑब्वियसली आपके लिए स्किप करने वाले क्वेश्चन है, तो यू कैन बेसिकली फोकस ऑन कैलकुलस और मे बी सम अदर टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपको ज्यादा कंफर्ट फील होता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 2022 वाला सवाल, एंड बहुत ही चिंदी सवाल भाई, मतलब जेईई मेन के अंदर भी आपने इससे बेटर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ऐसी मुझे गारंटी है। ठीक है ना, लेट बीटा बी द रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स दिस, और आपको यहाँ पर ये जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मतलब क्या है कि इसका डिटरमिनेंट आपका 0 है, तो आपको 9 बीटा की वैल्यू निकाल के बताना है। इसका डिटरमिनेंट 0 दे दिया है आपको, ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट आपको 0 दे दिया है, a की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 के साथ में a की पावर 6 एंड माइनस बीटा a की पावर 5, इसका डिटरमिनेंट आपको 0 दे रखा है। तब सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि यार ये a की पावर 5 कॉमन निकालना भाई, a की पावर 5 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू a एंड माइनस बीटा i। अच्छा, i लिखने की आदत डाल लेना यहाँ पे, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट जो है आपका 0 होना चाहिए, राइट। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले a की पावर 5, a के डिटरमिनेंट की पावर 5 ऐसा अलग कर सकता हूँ, और उसके बाद में डिटरमिनेंट के अंदर ये छोटी वैल्यू अलग से डाल सकता हूँ। ठीक है, ये अलग कर दिया मैंने, इसका डिटरमिनेंट अलग कर दिया, इसका डिटरमिनेंट मैंने अलग कर दिया। अब आपको a के डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ रही है, तो a का डिटरमिनेंट आप यहाँ पे एक बार झटपट से कैलकुलेट करके देखें कि कितना आता है, राइट। सो a का डिटरमिनेंट कितना आता है, तो बीटा के साथ में कितना आ जाएगा, -2 एंड -2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा बीटा के साथ में 0, फिर 0 के साथ में जो भी आता है फर्क नहीं पड़ता, 1 के साथ में कितना आ रहा है, 1 के साथ में आ जाएगा आपका -1। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -1। तो अगर ये वाली वैल्यू आपकी -1 ऑलरेडी है और आपको किसी के साथ में मल्टीप्लाई करके 0 चाहिए, तो क्या ये कंक्लूड करते आ रहा है कि यार अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 -1 है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि यार इसका वैल्यू आपका डिटरमिनेंट का 0 आ जाए, है ना, इसके 0 होने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी, राइट। मतलब हम यहाँ पे हम एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन के बारे में सोच रहे हैं, विच इज दिस कि a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू a एंड उसके साथ में माइनस बीटा i, इसका जो डिटरमिनेंट है ये 0 होना चाहिए, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अगेन ये वाला आपका सवाल आपको बस फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से करना था। आप यहाँ पे a ओपन करें तो आपके इसमें इस तरह की चीजें बनेंगी, ब्रैकेट ओपन करके, एंड देन यू कैन टेक बेसिकली कॉमन लाइक दिस, एंड फ्रॉम हियर यू कैन टेक माइनस बीटा कॉमन। तो आप यहाँ पे अगर a कॉमन निकालते हैं तो आपके इसमें a प्लस आई बचता है, अगर आप यहाँ से माइनस बीटा कॉमन निकाल दो तो फिर से आपके इसमें a प्लस आई ही बचता है, राइट। अगर आप यहाँ पे फर्दर इसको कॉमन निकालते तो फैक्टराइज होने से फायदा क्या हुआ है, a माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट है ना आप अलग कर पाओगे, एंड देन a प्लस आई का डिटरमिनेंट आप अलग कर पाओगे, है ना, अगले स्टेप में अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 के बराबर मिल रही है प्रोडक्ट करने के बाद में। तो एक बार a प्लस आई का कैलकुलेशन तो मैं कर ही सकता हूं, तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट एंड सी कि a प्लस आई का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहाँ पे a माइनस बीटा आई है उसका डिटरमिनेंट इंटू a प्लस आई का डिटरमिनेंट। अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, देन लेट अस एनालाइज दिस फर्स्ट कि a प्लस आई कितना है। तो a प्लस आई जो है इसके अंदर आप क्या करोगे, बीटा प्लस 1 लिखोगे, यहां पर आप 2 लिखोगे, यहां पर आप बेसिकली -1 लिखोगे, ठीक है ना। ये क्या किया आपने, डायगोनल के ऊपर 1 1 1 ऐड कर दिया, मतलब i ऐड कर दिया, बाकी सारे वैल्यूज आपके वैसे ही रहने वाले हैं, 0 1 एंड -2, और यहां पर आपका आ रहा है 2 3 एंड 1। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस डिटरमिनेंट। आपका a प्लस आई का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा प्लस 1 के साथ में फिर से दिस इंटू दैट एंड दिस इंटू दैट, ये आ जाएगा -2, ये भी आ जाएगा -2, मतलब यहाँ पे आ गया 0। 0 के साथ में कुछ भी आता है फर्क नहीं पड़ता, और 1 के साथ में कितना आ रहा है, 1 के साथ में आपको फिर से यहाँ पर जो है नॉन जीरो ही क्वांटिटी बन रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है आपके बार, -4 आ रहा है,
तो ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कैसी है, नॉन जीरो ही है फॉर श्योर। तो अगर ये नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू क्योंकि नॉन जीरो है, तो जीरो बनने की गारंटी अब किसको लेनी पड़ेगी, a माइनस बीटा ए को ही लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली सॉल्व करते करते इस सिंपल से नतीजे पे पहुंचे हो कि इंप्लाइज आपको यहाँ पे अभी a माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट जीरो करवाना है, ठीक है ना। सो अब a में से बीटा आई अगर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको डायगोनल पे से बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। डायगोनल पे से बीटा सब्ट्रैक्ट करना है तो जीरो हो जाएगा, डायगोनल पे से बीटा सब्ट्रैक्ट करना है तो वन माइनस बीटा हो जाएगा, डायगोनल पे से बीटा सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस टू माइनस बीटा हो जाएगा। बाकी सारे वैल्यूज वही हैं, तो जीरो वन एंड माइनस टू आ जाएगा, और यहाँ पर आपके उसमें टू थ्री एंड वन आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट क्योंकि आपको जीरो करना है, तो आप एक बार देखें ध्यान से, इस बार तो मेरे ख्याल से सॉल्व करना और भी इजी हो गया इसको, क्योंकि यहाँ पे आप अब रो वन के अवॉर्ड अगर ओपन करते हो तो आपको केवल और केवल वन इंटू समथिंग करना है। सो दिस बिकम्स टू माइनस थ्री प्लस थ्री बीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब आपको यहाँ पर थ्री बीटा कितना हो जाएगा, माइनस वन के बराबर हो जाएगा, प्लस वन के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका नाइन बीटा जो है थ्री के बराबर हो जाएगा। नाइन बीटा इक्वल टू थ्री, यही आपका सवाल था, ठीक है ना। तो थ्री इसका फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, मुझे लगा कि ये एकदम ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, ना ही इसके अंदर काउंटिंग वाली झंझट है। आपको यहाँ पे बस डिटरमिनेंट्स अलग अलग करने हैं, फैक्टराइज करने हैं, एंड मैट्रिक्स भी यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 का सवाल हमारे यहाँ पे अभी सॉल्व हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ 2022। नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। आपको यहाँ पर हायर पावर पढ़ाते समय इतना ज्यादा फोर्सफुली बता बता के पढ़ाया जाता है, स्पेशली मैं तो पढ़ाता ही हूँ कि यार आपको ना काफी हायर पावर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर जेईई मेन बट फॉर जेईई एडवांस ऑल्सो, एंड दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो बेसिकली उस प्रैक्टिस को बेसिकली यूटिलाइज करता है। यार हायर पावर निकालनी, मुझे मैट्रिक्स दे दिया, हायर पावर निकालनी, बस कुछ करना ही नहीं है, राइट। सो या तो आप यहाँ पे इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बेसिकली पैटर्न नोटिस करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे एम स्क्वायर निकालोगे, एम क्यूब निकालोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है ना, आप यहाँ पे जेईई मेन के सवाल में तो डायरेक्टली एम स्क्वायर निकालने वाला स्टेप कर लेते हैं। जेईई मेन के जो क्वेश्चन होते हैं, एम स्क्वायर निकालो, एम क्यूब निकालो, एम की पावर 4 निकालो, जहां तक आपको कंफर्ट आता है तब तक आप यहाँ पे हायर पावर निकाल सकते हैं। वैल्यूज क्योंकि सिंपल होती हैं, तो आपको पैटर्न भी स्टडी करते आ जाता है, दिख जाता है, एंड सडनली यू कैन आंसर फॉर एनी हायर पावर यूजिंग द पैटर्न। यहां पर आप नोटिस करो कि आपके यहाँ पे डायरेक्टली एम स्क्वायर निकालने में कोई बहुत अच्छी वैल्यूज बनने वाली नहीं है। आपके यहाँ पर कोशिश इनफैक्ट क्या होना चाहिए कि क्या मैं यहाँ पे हायर पावर निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम वाले किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या। एंड अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, देन लेट दिस बी वन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड देन यू कैन थिंक इन अ सिमिलर वे, अगर ऐसा कोई सवाल आपको फिर से देखने के लिए मिलता है तो, ठीक है ना। सो व्हाट यू कैन नोटिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि यार ये नंबर्स वैसे दिखने में थोड़े गंदे से हैं, लेकिन आप अगर इसके अंदर से एक आई अलग कर दो, अगर आप इस करंट मैट्रिक्स में से आई को अलग कर दो, आई को अलग कर दो, इसका मतलब क्या है, आई को अलग कर दो मतलब यहां से आप वन और वन हटा लो, यहां से भी वन हटा लो, यहां से भी वन हटा लो, आपने हटा के उसको अलग कर लिया, और आई हटाया मतलब यहाँ पे आपने जीरो जीरो हटाया, तो इनकी वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं होने वाले। यहाँ पे आपके इसमें 3/2 रहेगा, माइनस 3/2 रहेगा, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे अगर वन हटेगा तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर वन हटेगा तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। तो नाउ दिस लुक्स प्रीटी गुड, हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया, यहाँ से 3/2 भी कॉमन लेने का मन कर ही जाता है हमारा, राइट। तो आप यहाँ पे जस्ट बाय हैविंग दिस बेसिक सा आइडिया कि यार इन नंबर्स के अंदर क्या खास है, इन नंबर्स के अंदर जो है खास बात यह है कि अगर मैं इसमें से डायगोनल के ऊपर से वन हटा लेता हूं, तो मेरे पास जो बचा हुआ मैट्रिक्स आता है वो एक्चुअली बहुत सिंपल हो जाता है बाय टेकिंग 3/2 कॉमन। सो एम आपको यहाँ पर आ रहा है क्या, आई प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ सम मैट्रिक्स विच इज 1 1 -1 -1। समझ रहे हो कितना इजी मैट्रिक्स है। तो अब इसको भी कुछ नाम दे सकते हो, लेट अस से आपने इसको मैट्रिक्स ए नाम दे दिया, राइट, लेट अस कॉल दिस मैट्रिक्स ए। तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो क्या है कि यार m इज नथिंग बट m इज i प्लस 3/2 a, एंड अगर आप अब यहाँ पे निकालना चाहते हैं m की पावर 2022, तो दोनों साइड अगर आप 2022 करोगे तो यहाँ पर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि i यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप a और i को कम्यूट कर रहे हैं, है ना, ये गारंटी है आपको कि i जो है वो तो कम्यूट करता ही है। मतलब आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट पे, एंड इसलिए आपको यहाँ पे a की हायर पावर सब मिलने वाली है। तो रादर देन कैलकुलेटिंग डायरेक्टली m के हायर पावर्स एंड स्टडिंग द पैटर्न, आप a के हायर पावर को नोटिस करने की कोशिश करें, एंड यहां पर आपको मजा ही आ जाने वाला है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे a के हायर पावर मतलब a स्क्वायर की बात करोगे, आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। एक बार आप ट्राई करें, मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दैट करके जीरो हो रहा है, दिस इंटू दैट करके भी जीरो हो रहा है, दिस इंटू दैट करके भी जीरो हो रहा है, दिस इंटू दैट करके भी आपका जीरो हो रहा है। और a स्क्वायर अगर आपका नल मैट्रिक्स आया है, इंप्लाइज आपका a क्यूब, a की पावर 4, जो भी आप यहाँ पे हायर पावर सोचते हैं,
वो सबके सब आपके यहाँ पे नल मैट्रिसेस ही बनने वाले हैं। मतलब आप यहाँ पर सोचो कि जब मैं इसके अंदर दोनों साइड अब पावर लूंगा, है ना, तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली यहाँ पर जो है ए स्क्वायर और आगे वाले टर्म्स को इग्नोर ही मार दूंगा क्योंकि वो तो नल मैट्रिक्स है। तो एम की पावर आपको यहाँ पे निकालना है 2022, मतलब ये करवाना चाहता है i प्लस 3/2 a की पावर में 2022। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करना स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले बोलूंगा 2022 C0, i को मैंने सब कुछ दे दिया, i को मैंने सब कुछ दे दिया, है ना, a को मैंने कुछ भी नहीं दिया पावर में, यहीं से स्टार्ट होती कहानी, राइट। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा आपका। फिर मैंने बोला कि चलो 2022 C1, उसके बाद में i को मैंने एक कम पावर दे दी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, i ही बनेगा वो, i को एक कम पावर भी दी तो भी सिंप्लीफाई करके i ही बनेगा। यहाँ पर भी सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है, अदरवाइज i की पावर 2022 लिखना चाहिए यहाँ पे, बट i की पावर 2022 इज i ओनली, ठीक है ना। और उसके साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा, 3/2a की पावर 1। जब तक पावर 1 है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही अगला टर्म आप यहाँ पे लिखोगे वो यूजलेस हो जाएगा, तो वो लिखने का मतलब ही नहीं है ना। यूजिंग दिस आइडिया इग्नोर द रिमेनिंग टर्म्स। इग्नोर रिमेनिंग टर्म्स भी बोलना थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंफ्यूजिंग है। आपने तो क्या बोलना चाहिए, रिमेनिंग टर्म्स आर जीरो, रिमेनिंग टर्म्स आर जीरो, मतलब आपके पास में ये जो हायर पावर है वो इतना ही है, ये इन दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन हाँ, तब भी यहां पर मैं इसको थोड़ा अच्छा इसलिए मानता हूं कि भाई आपको ये सोचना पड़ेगा, है ना, कि इसके अंदर ये पहला स्टेप भी थोड़ा सा अच्छा है जहां पे आपको आई बेसिकली अलग निकाल के सोचना है। अगर आप इतना, है ना, सोच पा रहे हैं विद द करंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, देन दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर मिला क्या है, ये तो आई ही हो जाएगा बेटा, ये आई हो जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये 2022 मिल रहा है। 2022 इंटू कितना है, 3/2, और उसके साथ में a है, तो ये मल्टी ट्रांसलेशन करके अगर आप यहाँ पे देखते हैं सो आपको i क्या है, i तो आपको यहाँ पर पता ही है 1001 होता है, एंड यहाँ पे 3033 आपको मल्टीप्लाई करना है a के साथ में, a क्या है, यही है 1 1 -1 -1, ठीक है। सो आई गेस यू आर सेट। यहाँ पर आपको 1001 को ऐड करना है किसमें, 3033, उसके बाद में 3033 एंड देन माइनस ऑफ 3033 एंड देन माइनस ऑफ 3033। ऑलराइट, अगर आप ये एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 ऐड हो जाएगा तो 3034 हो जाएगा, 0 ऐड होगा तो 3033 ही रहेगा, 0 ऐड हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3033 ही रहेगा, एंड 1 ऐड हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3032 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है। बढ़िया लगा मुझे, लेकिन ये सवाल अच्छा था, ये सिंपल है, ऑब्वियसली सिंपल है ना, लेकिन अच्छा है तब भी। आप यहाँ पे क्योंकि अगर हायर पावर इसकी डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे तो फंसने के चांसेस काफी अच्छे बनते हैं इसके अंदर। अगर आपने सॉल्व किया है और इसलिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की आ रही है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आई गेस अब आपको यहाँ पर इसके पीछे की कहानी क्लियर हुई होगी। तो 3034, उसके बाद में 3033 माइनस 3033 एंड माइनस 3032। ऑलराइट, सो ए आंसर आपका यहाँ पर इसका करेक्ट बनता है, ठीक है। तो दिस वाज अगेन फ्रॉम 2022। नाउ लेट अस मूव टू 2021, एंड 2021 के सवाल आप यहाँ पर देखो, देखने में साइज में थोड़े से बड़े हैं एंड इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा वैल्यूज है अच्छी, आप यहाँ पे इनको, है ना, इग्नोर ना करें इस फैक्ट को कि यहाँ पर वैल्यूज अच्छी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि आपका जो ई है ना, ई के अंदर जो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 8 13 18, वैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 8 13 18 1 2 3 3 2 2 3 4, मतलब यहाँ पे सेम ही वैल्यूज को घुमा फिरा के कुछ ना यहाँ पर जिसने ई और एफ बनाए हैं, तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है यहाँ पर ये मैट्रिसेस, है ना। फिर यहाँ पर भी आपका जो पी है ये थोड़ा सा आई जैसा हो सकता था, अगर ये इस तरफ और ये इस तरफ होता तो ये आई जैसा हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है, इसने यहाँ पर अभी जो है इसको पी इस तरह से कुछ तो डिफाइन किया हुआ है ना। ये भी एक्चुअली काफी बार यूज होता है अपने सवालों में, जेईई मेन के भी अगर आपने पीवाईक्यूज करोगे तो इस तरह के मैट्रिक्स आपने कई बार यूज करी होगी, ठीक है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, आपने यहाँ पे एम डिनोट किया है मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, विच इज ऑब्वियस। फिर आपने यहाँ पे ई पी और एफ की वैल्यू दे रखी है। क्यू जो है आपका यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब क्या है कि क्यू का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। क्यू का जब भी डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू की तरह उसको इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्यू की वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्योंकि नॉन जीरो, मतलब इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर कहीं जरूरत पड़ती तो आप इनवर्स की, जैसे यहाँ पर ये यूज करवा रहे हैं ना क्यू इनवर्स, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्यू इनवर्स इतने कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो एक करके आप यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करो, है ना। एंड ये वाला सवाल फिर से आपको यहाँ पे मोर देन वन का काफी अच्छा पैटर्न वाला सवाल है, जिसके अंदर एक ऑप्शन सॉल्व करने से आपको अगले ऑप्शन के अंदर हेल्प मिलती है, एक ऑप्शन सॉल्व करने से अगले ऑप्शन में हेल्प मिलती है, वो वाला पैटर्न है। तो ध्यान से एक बार देख लें कैसे इसको अप्रोच करना है। पहले तो मैंने यहाँ पर जो है पीईपी कैलकुलेट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पी क्या है, 100001। अब क्योंकि ये इतना आसान है ना, तो अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, रादर देन थिंकिंग कि अरे यार मुझे 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मल्टीप्लीकेशन इतना आसान है कि करके खत्म कर दो, सोचने से पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। और फिर से आपको यहाँ पे p मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 0 0, उसके बाद में यहाँ पे 0 0 1 एंड देन 0 1 0। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर पहले दोनों को मर्ज कर देता हूँ, चलो किसी को भी कर सकते थे, इन दोनों को या फिर इन दोनों को, पहले वाले को करते हैं, अच्छा लग रहा है। दिस इंटू दैट करेंगे तो 1 आएगा, दिस इंटू दैट करेंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। फिर दिस इंटू दैट करेंगे तो 8 13 और 18 आएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 8 13 और 18 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लास्ट वाले को फिर यहाँ पे बेसिकली बचा रहे हो, यहाँ पे आप बीच वाले को बचाओगे, बीच वाले को बचाओगे तो 2 3 एंड 4 बचेगा आपका। और अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है किसके अंदर, 1 0 0 के अंदर एंड 0 0 1 के अंदर एंड देन 0 1 0 के अंदर। ऑलराइट, तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, दिस इंटू दैट करके आपको 1 बच रहा है, फिर दिस इंटू दैट करके आपका 3 बच रहा है एंड दिस इंटू दैट करके आपका 2 बच रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है P वाली, ये बेसिकली आपके रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कराने में हेल्प करी, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आपको आना चाहिए। दिस इंटू दैट करके आपका 8 बच रहा है, दिस इंटू दैट करके आपका 18 बच रहा है एंड दिस इंटू दैट करके आपका 13 बच रहा है, ठीक है। दिस इंटू दैट करके आपका 2 है, दिस इंटू दैट करके आपका 4 है एंड दिस इंटू दैट करके आपका 3 है। सो दिस इज व्हाट वी हैव जनरेटेड। क्या यही f है, एक बार देख लो, 1 3 2 है, 8 18 13 है एंड 2 4 3 है, एग्जैक्टली ये f है ना। तो ये तो हमने गारंटी कर लिया भाई कि पहले ऑप्शन में पहला पार्ट तो सही है कि f आ रहा है। अब एक बार मैं p स्क्वायर भी निकाल के देख लूं अगर, तो मजा आ जाए। तो p स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर मतलब 1 0 0 है, 0 0 1 है एंड देन 0 1 0 है। इसको मल्टीप्लाई करना है इसी में, मतलब 1 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, ठीक है। तो आपके इसमें कितना आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 1 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 0 0 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 0 आ रहा है, दिस इंटू दैट करके 1, दिस इंटू दैट करके, मतलब करते जाओ भाई। मतलब ये प्रैक्टिस आपकी डेफिनेटली इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप ये काम कर पाओ, क्योंकि इतने सिंपल कैलकुलेशन हैं अगर, तो सोचने से बेटर है कि आप बस कर जाओ उसको। तो यस, ये वाली कंडीशन भी इस क्वेश्चन में आपकी करेक्ट निकल जाती है कि हाँ यार ये आपको आई के बराबर ही मिल गया है, राइट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब आपको यहाँ पे मोर देन 1 में पता है कि आपको पार्शियल मैपिंग मिलती है, सो दैट्स ग्रेट। आपको यहाँ पे मतलब कुछ नंबर तो देखो इसी के साथ में मिल चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। मतलब इतना सिंपल 4 नंबर तो आपको जेईई मेन के अंदर भी नहीं मिल रहे होते हैं, राइट। चलो यहाँ पर पार्शियल मार्किंग तो मान सकते हैं कि आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एक आधा नंबर मिलेगा, बट स्टिल जो मिल रहा है एडवांस में, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अच्छी बात है ना। तो इतना तो आपने ले लिया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो कि आपको कुछ LHS RHS यहाँ पे बराबर है क्या, ऐसा प्रूव करना है, राइट। तो ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यूज बराबर है क्या, ऐसा पूछना चाह रहा है। मैट्रिसेस की वैल्यू बराबर है ऐसा पूछना नहीं चाह रहा है ना। क्या यहाँ पे EQ प्लस PE PFQ इनवर्स है ना, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर होगी ऐसा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो, इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो और इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो, और फिर यहाँ पे रियलाइज करो कि यार ये सेम आएंगे या नहीं आएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर ही बस फोकस करेंगे, बाकी इधर उधर की बातें नहीं सोचना है, राइट। सो बी के अंदर आप अपने LHS को अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, EQ एंड प्लस PFQ इनवर्स। अब क्योंकि आपको यहाँ पे F जो बताया गया है ना, वो P के बराबर है, ये भी यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है, तो हम इस बात का फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे कि यार ये EQ है और उसके साथ में F की जगह हम क्या डाल सकते हैं, PEP डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसके ऊपर हमने मेहनत कर रखी है, उसको हम यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बढ़िया है। तो ऐसा करने से हुआ क्या, यहाँ पर आपके इसमें बेसिकली टी स्क्वायर बन गया, और टी स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं इसी ऑप्शन में जो आई के बराबर है, तो अब इसको इग्नोर कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे ई है सबसे पहला टर्म और यहाँ पर भी ई है सबसे पहला टर्म, तो मैं यहाँ पे ई कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहाँ पे क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स, ऐसे मेरे पास में दो प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो मैं ई का डिटरमिनेंट अलग और यहाँ पे आगे वाले का डिटरमिनेंट अलग कर सकता हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अब ई को फिर से देखते हैं, आपके यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है ये काफी बढ़िया है, इसका आपका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का 0 आ रहा है। एंड ये चीज फिर से आप यहाँ पे देखें, आपके नंबर यहीं पे रैंडमली कुछ नहीं है, ये काफी सोच समझ के दिए गए नंबर्स हैं, ये काफी सोच समझ के दिए गए नंबर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पे ई के अंदर ये नोटिस करो कि आपका जो रो 3 है वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं, वो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 या कर लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ रो 1, या कितना करें, है ना, थोड़ा सोच लेते हैं फिर से एक बार। आपको यहाँ पर बेसिकली अगर 8 बनाना है या फिर 13 बनाने के बारे में सोचते हैं, तो 13 अगर मुझे यहाँ पर बनाना है तो इसका 3 गुना करके अगर मैं इसके अंदर बेसिकली 2 गुना ऐड करता हूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ रो 2, है ना। ये एक बार आप ट्राई करके देखो, ये एक बार आप ट्राई करके देखो कि आपके इक्वल आ रहे हैं क्या।
तो डिटरमिनेंट के अंदर मैं यही काम कर लूंगा ना कि रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। तो आपका यहाँ पर जो रो 3 है वो 0 हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर जो है कैलकुलेशन काफी आसान है, ठीक है ना। इसका 2 गुना कर लिया तो ये 2 हो गया, इसका 2 गुना कर लिया तो ये 3 गुना कर लिया तो 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। वैसे यहाँ पर जो है आपने इसका 3 गुना किया, ये 9 है, इसका 2 गुना किया मतलब ये 4 है, तो ये आपका 13 हो गया। इसका 3 गुना किया मतलब ये हो गया 12, और ये हो गया आपका 6, 12 और 6 मिलकर फिर से 18 हो गया, ठीक है ना। तो आपके ई के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करना काफी इजी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से है ना एक एक करके वैल्यू ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस कि भाई इसका आंसर तो 0 है। सिंस आपका ई का डिटरमिनेंट इज 0 इंप्लाइज एलएचएस जो आपने यहाँ पर अभी लिखा है उसकी वैल्यू 0 है। अब मैं आरएचएस के अंदर भी क्या ये चीज बहुत इजीली नोटिस कर पा रहा हूँ क्या, उसको भी एक बार देखें। यार आरएचएस भी 0 ही आएगा। आरएचएस देखो आपका क्या है, आरएचएस में आपके इसमें EQ है पहली बात तो इसका तो डिटरमिनेंट 0 है, ये तो दिखते से समझ में आ गया, क्योंकि आप इसके अंदर स्प्लिट कर सकते हो ई का डिटरमिनेंट इनटू क्यू का डिटरमिनेंट। एंड अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, अगले वाले में आपके इसमें यहाँ पे PF इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है, PF इनवर्स, राइट। तो फिर से यहाँ पे मैं F का ही इस्तेमाल करवाना चाहूंगा कि यार मैं F को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं PEP से रिप्लेस कर सकता हूं, राइट। तो ये फिर से आपका यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। पी स्क्वायर जो वैल्यू है वो तो आपका कितना है 1i के ही बराबर है, राइट। तो आपके इसमें जो बचता है वो क्या है, आपके इसमें E P एंड Q इनवर्स बचता है। अगेन आप यहां से E को जब भी अलग करोगे है ना, आप इसके 3 टुकड़े कर लो तो E का डिटरमिनेंट, P का डिटरमिनेंट, Q इनवर्स का डिटरमिनेंट, उसमें से E का डिटरमिनेंट आपका 0 है, मतलब ओवरऑल फिर से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली RHS की वैल्यू भी आपकी 0 आई है और LHS की वैल्यू भी 0 ही थी। तो RHS एंड LHS क्योंकि दोनों 0 है इसलिए आपस में बराबर हैं, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। एंड क्योंकि आपने ई के ऊपर इतना डिस्कशन कर ही लिया है तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत डायरेक्टली अभी दिख जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने ई इंटू एफ करके क्यूब करके डिटरमिनेंट लिया है और राइट हैंड साइड में आपने ई इंटू एफ करके डिटरमिनेंट लेके फिर उसका स्क्वायर किया है, बट फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, ई का डिटरमिनेंट का क्यूब इंटू एफ के डिटरमिनेंट का क्यूब, ये हो जाएगा ई के डिटरमिनेंट का स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। लेकिन ई का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो यहां पर भी 0 बनेगा, यहां पर भी 0 बनेगा। लेकिन अगर दोनों जगह 0 बनेगा तो आपको मिलेगा मैथमेटिकली ऐसा कुछ 0 ग्रेटर देन 0। अगर यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता तो हम यहां पे इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहां पे 0 ग्रेटर देन 0 इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट, 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। दैट इज द रीजन यहां पे दोनों साइड 0 बनते हुए भी यहां पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी की वजह से आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर भी 0 ही बन रहे थे लेकिन यहां पे बीच में इक्वालिटी था इसलिए इसको हमने सही प्रूव कर दिया है। फिर आते हैं यहां पे आपके डी ऑप्शन के ऊपर, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EP प्लस F इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ E प्लस P इनवर्स FE। फिर से आप यहां पे नोटिस करो कि यार इसके अंदर F इन्होंने यूज करवाया है ना। F अगर यूज करवाया है तो हम चाहेंगे कि यार हम ऐसा कुछ यहाँ पे है ना PE के ट्रांजिशन से अपनी कुछ हेल्प ले लें इसके अंदर, ऑलराइट। अच्छा एक चीज और, आप यहाँ पे P इनवर्स पहली बार यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, लेकिन P इनवर्स निकालना या उसके बारे में डिस्कस करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे P स्क्वायर जो है वो I आ चुका है। तो आपका इसका मतलब P जो है वो P इनवर्स के ही बराबर है। दोनों साइड आप इनवर्स मल्टीप्लाई कर लो तो P और P इनवर्स आपके बराबर ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो यहाँ पे डी ऑप्शन है उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना उसके अंदर आप P इनवर्स से ज्यादा घबराए नहीं, P इनवर्स EP और क्या लिखा है प्लस F लिखा है ना। एक तो ये चीज है जो मुझे कैलकुलेट करनी है एंड आगे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है E प्लस P इनवर्स FP है ना, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ऑलराइट। सो यहां पर तो मैं चाह रहा हूं कि पहली बात मैं इसको लिख लूं कैसे, मैं इसको लिख लूं बेसिकली PEP। अच्छा PEP तो F ही है ना, ये तो पता ही कि PEP तो आपका F ही है, राइट। मतलब ये कितना हो गया, ये 2F के बराबर हो गया। तो 2F मैट्रिक्स तो मुझे पता ही चल गई क्योंकि मुझे F पता है, तो 2 मल्टीप्लाई करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं कैलकुलेशन को। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहां पे मैं F इनपुट में डालना चाहूंगा जो मुझे पता है पहले से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इनवर्स के साथ में, P इनवर्स मतलब क्या है आपका P ही है ना, तो उसको P ही लिख लेते हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आपका जो F है वो क्या है PEP है, राइट। और यहां पर भी आपने फिर P मल्टीप्लाई किया तो अगेन P स्क्वायर और P स्क्वायर आपका I हो जाएगा, मतलब ये क्या बना है E बना है और E मिलकर आपका 2E के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ F और 2 टाइम्स ऑफ E है, ज्यादा कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ E 2 टाइम्स ऑफ F, राइट। एंड सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो डायगोनल एंट्रीज में आप यहां पे देखो कि E के डायगोनल एंट्री में क्या क्या है ना, आपको यहाँ पे 22 मिल रहा है एंड F के डायगोनल एंट्री में भी आपको एग्जैक्टली 22 ही मिल रहा है। तो उनको डबल करके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों में 44 मिलेगा, तो आपके यहाँ पे एंट्रीज जो है बराबर आएंगी, ओके।
डायगोनल एंट्रीज का सम आपका यहाँ पे दोनों का ही 44 बनेगा एंड दैट विल मेक डी ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो इसके अंदर ए बी एंड डी ऐसे आपके 3 करेक्ट ऑप्शन थे, है ना। ये आपका जेईई एडवांस 2021 का सवाल। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2021, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये सवाल मुझे पिछले सवाल से बेटर लगा। हालांकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपने जेईई एडवांस 2021 के अंदर जो सवाल देखे हैं उनमें ये थोड़ा कुछ ना मैनेजमेंट का इशू है इसके अंदर, मतलब आप यहाँ पे मैनेज करोगे चीजों को समहाउ, है ना। जबकि इसके पहले वाले ईयर्स के अंदर आपने जो पैटर्न नोटिस किया उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े कैलकुलेशंस भी थे उसके अंदर, है ना। तो ये ईयर टू ईयर आपके यहाँ पे थोड़े से चेंज होते हैं। आपके यहाँ पे जो अभी रिसेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, सबसे पहला वाला जो ईयर डिस्कस किया उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैट्रिक्स काउंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस था, है ना। यहाँ पर क्या है, थोड़े मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजों को, जो आपको डेटा दिया उसके अंदर। तो ये सवाल लेकिन मुझे तभी अभी तक जो हमने सवाल डिस्कस किया उसमें तो थोड़ा बेटर लगा मुझे वाला सवाल। फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M, let M denote the determinant of M. Okay, obviously. Let I be the 3x3 identity matrix. Let E and F be two 3x3 matrices such that I minus EF is invertible. मतलब I minus EF का डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं है, ये यहां से पता चलता है। बट आगे चल के उसने I minus EF का इनवर्स ही डिफाइन कर दिया और उसको G ही बोल दिया है, तो ठीक है ऑब्वियसली, है ना। फिर तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसको इन्वर्टिबल, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ये तो मतलब अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं, वो तो क्योंकि इक्वेशन में ही यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन, एकमात्र कंडीशन आपको यहाँ पर दी और आपको यहाँ पे अब ये नीचे भी कुछ कंडीशंस दे रखी है ऑप्शन में, जिनको चेक करके बताना है, ठीक है ना। तो जी क्या है आपका यहाँ पे, I माइनस EF का इनवर्स, ठीक है। सो जो भी करना है करना इसी इक्वेशन से है, ये समझो, जो भी होगा वो इस इक्वेशन की मदद से ही होने वाला है, और कुछ तो क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि यार अगर मैं यही वाला ब्रैकेट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूं तो राइट हैंड साइड में आई बन जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचोगे ना आप यहाँ पे इस इक्वेशन का क्या ही करोगे। देखो दो डायरेक्शन में आप यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर सकते हो। एक डायरेक्शन क्या है कि यार मैं ना यही वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास में क्या बनता है, I माइनस EF इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस EF इंटू I माइनस EF का इनवर्स, मतलब यहाँ पे I बन जाएगा ऑब्वियसली। तो ये एक कंडीशन आपके यहाँ पे बनती है। आप अगर इसको अंदर ओपन करते हैं तो ये G माइनस EF बनेगा और राइट हैंड साइड में I आ जाएगा। लेकिन जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेक की गई है कि क्या आप जानते कि नहीं जानते कि यहाँ पर आपने प्री मल्टीप्लाई किया है कि पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, उससे भी यहाँ पर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। प्री अभी मैंने यहाँ पे जी के साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया था, मैंने ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया था, मतलब ये प्री मल्टीप्लिकेशन था। इस इक्वेशन में मैंने इस ब्रैकेट का प्री मल्टीप्लिकेशन किया इस तरफ और इस तरफ, राइट। लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी तो कर ही सकता हूं, उससे थोड़ी अलग इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्यूटेटिव नेचर जो है वो मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता यूजुअली, तो कुछ अलग चीज आ सकती है। तो हम यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे जी के अंदर फिर से वही ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं I माइनस EF, लेकिन इस बार मैंने पीछे की साइड मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे भी फिर से बनेगा क्या, I ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में इसी का इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली I ही बनेगा। लेकिन इस बार जब आप ओपन करते हो तो आपको G माइनस GEF ये मिल जाएगा I के बराबर। तो इफ यू नोटिस दीज टू इक्वेशंस, है ना, तो यहाँ पे G है, यहाँ पे G है, यहाँ पे I है, यहाँ पर I है, मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये भी बराबर ही रही होंगी टू मैनेज द थिंग्स। LHS RHS अगर मैनेज करना है तो ये दोनों बराबर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो EFG और EFG और GF आपके बराबर है, ये यहां से हमें पता चलता है, तो आपका सी ऑप्शन यहां से हो गया प्रूव। ऑलराइट, तो ये एक तरीका है ना, इस इक्वेशन को यूज करने का ये एक तरीका अभी हमने डिस्कस किया। इस इक्वेशन को यूज करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यार मैं दोनों साइड इनवर्स ले लेता हूं। क्यों दोनों साइड इनवर्स हमने क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब रिलैक्स हो गई चीजें। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स लगा हुआ था, अब एक सिंगल जी के ऊपर इनवर्स लगा है, ठीक है ना। जी इनवर्स इज इक्वल टू I माइनस EF, ऐसा कुछ मेरे पास में यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है। अब आप ध्यान से देखो कि आपके पास में मैट्रिसेस में क्योंकि कम्यूटेटिव नेचर होल्ड नहीं होता, एक बार फिर से इस चीज को यहाँ पे नोट करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे I माइनस FE के प्लेस में जी इनवर्स यूज नहीं कर सकते, I माइनस EF है क्योंकि, तो I माइनस EF का वैल्यू आपको पता है जी इनवर्स के बराबर है। लेकिन जो बचे हुए तीनों ऑप्शंस हैं उन तीनों ही ऑप्शंस में I माइनस FE की रिक्वायरमेंट है, तो I माइनस FE तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब I माइनस FE निकालेंगे कैसे, है ना, तो भाई मुझे F के बाद में E चाहिए, तो मैं E का
पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे ई मल्टीप्लीकेशन में आएगा और यहाँ पे ई एफ ई बनेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, आई माइनस एफ ई चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे पहले ई नहीं चाहिए, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं ई इनवर्स के साथ में। ई इनवर्स के साथ में प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा, ई इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई बनेगा, ई इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ ई आ जाएगा। तो फाइनली ये जो आपका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आया है ये आई माइनस एफ ई का वैल्यू है, ये आई माइनस एफ ई का वैल्यू है, राइट। सो आई माइनस एफ ई के डिटर्मिनेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो यहाँ पे पहले ऑप्शन में पूछा गया है, तो मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, इस इक्वेशन का दोनों साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इनवर्स जी इनवर्स ई, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पे इनवर्स के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि वो रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जी एंड उसके साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ई आपके उसमें आएगा, एंड ये बेसिकली आई माइनस एफ ई के डिटर्मिनेंट के बराबर है। मतलब यहाँ से बचेगा क्या, आपका ई का डिटर्मिनेंट तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल बचेगा जी के डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पे आप जी के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल इमेजिन करो और यहाँ पे भी इन तीनों को सेपरेट आउट कर लो, तो एफ का डिटर्मिनेंट, जी का डिटर्मिनेंट, ई का डिटर्मिनेंट। तो जी जो यहाँ पे रेसिप्रोकल में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है वो इस जी के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो एफ और ई का डिटर्मिनेंट बचेगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्जैक्टली उतना ही इन्होंने बचवाया है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू ए एज द करेक्ट आंसर। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। लेकिन अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे आई माइनस एफ ई एक्चुअली यूज करना है। आई माइनस एफ ई अगर आपको यूज करना है मतलब ये वाली चीज आपको यहाँ पे यूज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, आपको उसके डिटर्मिनेंट से मतलब नहीं है। लेकिन फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब देखो आपके इसमें यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस काफी एक जैसे दिख रहे हैं, तो व्हाट यू शुड फील इज कि यार देखो मुझे दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास कोई एक अगर करेक्ट आ जाता है तो दूसरा वाला गलत होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि अगर लेटर से प्लस वाला करेक्ट आ गया जो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो माइनस वाला करेक्ट कैसे हो सकता है फिर, ठीक है ना। तो दैट इज द आइडिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आप दोनों सॉल्व करो तो आप दोनों भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अभी के लिए लेकिन पहले बी सॉल्व करो। तो बी में क्या दिया है आपके पास में यहाँ पे आई माइनस एफ ई है, और उसके साथ में आपको मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर मिल रहा है आई प्लस एफ जी ई, आई प्लस एफ जी ई, और ये है आपका आई के बराबर, राइट। सो इफ आई ओपन दिस तो मेरे पास में क्या आएगा, आई आएगा, फिर मेरे पास में यहाँ पे एफ जी ई आएगा, देन माइनस एफ ई आएगा, एंड देन यहां पर ध्यान से लिखना जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो एफ ई एफ जी ई मेरे पास में आने वाला है, एफ ई एफ जी ई, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे गंदा कौन सा लग रहा है, ऑब्वियसली आपको कौन सा गंदा लग रहा होगा, ये वाला टर्म आपको डेफिनेटली गंदा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो एफ ई एफ जी ई इसका क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने सोचना चाहिए, ऑलराइट। सो लेट मी टेक हेल्प फ्रॉम सम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, देखते हैं जरा। तो मेरे पास में यहाँ पे ये जो ई एफ है, ई एफ यहां पर भी है मेरे पास में, है ना, मेरे पास में यहाँ पे ई एफ है, एंड ई एफ मेरे पास में यहां पर भी है। तो मैं ई एफ की वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूं तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, आई माइनस जी इनवर्स के बराबर रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसी को मैं एक अलग ढंग से यूटिलाइज कर रहा हूं अगले वाले ऑप्शन को चेक करने में, कि भाई आपका जो ई एफ का वैल्यू है वो आई माइनस जी इनवर्स के बराबर है, राइट। सो इफ आई रिप्लेस दिस क्वांटिटी, है ना, कितना, आई माइनस जी इनवर्स, तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैंने कम से कम यहां पे कुछ स्प्लिटिंग तो करवा ली, पहले तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में था सब कुछ, तो ये थोड़ा बेटर वाला स्टेप डेफिनेटली बनाए, हाँ। लेकिन ये सोचना उतना ज्यादा डायरेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, सो समवन माइट थिंक कि नहीं सर ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया सोचना, राइट। हाँ, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे हो सकता है कि पहली बार में इतना नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन क्रिएट करते ना आए, आप पहले हो सकता है कि किसी इस चीज का यूज करना चाहोगे, कभी आप इस चीज का यूज करना चाहोगे, ठीक है ना, या फिर आप कुछ और सोचोगे, है ना, ऑप्शंस को। यहाँ पे हो सकता है कि आप आई माइनस एफ ई का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे डालने के बारे में सोचोगे, आप कई सारी चीजें सोच सकते हो, आप कई सारी चीजें सोच सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली आप रियलाइज करोगे कि ये जो बेसिकली स्टेप्स है ये आपको अल्टीमेटली अपने आंसर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपके जो इधर उधर वाले भूले भटके जो हम यहाँ पे फाइनली घर पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अभी तो मुझे क्योंकि सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करना है तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली जो करेक्ट वाला पाथ है वही शेयर कर रहा हूँ, बट ये डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में पहली बार में यही वाला कन्वर्जन आ जाएगा। हो सकता है कि आप किसी और तरीके से यहाँ पर पहले सोचो, फिर आप नहीं कर पाओ, फिर आप अपना यहाँ पर जो फिर से कोई दूसरा मेथड सोचोगे, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस क्वेश्चन बेटर देन द अदर क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ही है, मतलब इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग वाले डिस्कशन है इसके अंदर, ऑलराइट। सो डोंट बी
वरीड अगर आपको यहाँ पे एकदम से पहली बार में ये वाले स्टेप्स नहीं आए हैं खुद से करते तो। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे, है ना। हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो एक साथ मल्टीप्लाई करो ही मत, दो स्टेप में करो। पहले एफ यहाँ पे अंदर भेजो और फिर जी उसके बाद में अंदर भेजो, या फिर अगर आप थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं तो जैसे बता रहा हूं वैसे करो। यार आई के साथ में इस तरफ से एफ और उस तरफ से जी लिखना, मतलब यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी लिखो। फिर आगे चल के माइनस एफ जब इसके साथ में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से आपके उसमें एफ जी इनवर्स आ रहा है और यहां से आपके उसमें जी आ रहा है, राइट। ये आपका बेसिकली सिंप्लीफाई हुआ है। एंड नाउ व्हाट यू नोटिस इज कि यार यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद में वाकई आई ही बचता है, राइट, क्योंकि एफ जी तो आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, और ये भी एक्चुअली जो है आपका आई बनेगा और अल्टीमेटली एफ ई ही है ये, तो एफ ई और एफ ई भी आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आई बच रहा है विच एक्चुअली इज द वैल्यू ऑफ आर एच एस एज वेल। तो यहाँ पर आपने अब डी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो चुका है तो आपका डी करेक्ट नहीं होगा, लेकिन तब भी अगर आप यहाँ पे चाहें तो अभी भी करके देख सकते हैं। यू विल फाइंड इट कि नहीं यार यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके उसको आई तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम जे एडवांस 2021। लेट अस मूव टू जे एडवांस 2020। 2020 में आप यहाँ पे नोटिस करो कि एकदम से आपके मैट्रिक्स के सवाल बहुत ही ज्यादा आसान पूछे गए थे, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर, पहला सवाल आपके मैट्रिक्स के एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पे बेस्ड यहाँ पर सवाल है। नाउ अगेन प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, आपको कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम पे याद आती है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेप्स करके यहाँ पे फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। सो योर सॉल्यूशन माइट डिफर फ्रॉम माय सॉल्यूशन, डजंट मेक इट गुड और बैड, ठीक है ना। वी आर जस्ट डिफरेंट, मूवीज में से डायलॉग आपने सुने होंगे ना, ठीक है ना, कि भाई है अब अलग अलग तरीके हैं, है ना, अलग अलग चॉइसेस हैं कि हम किस पॉइंट पे किस फॉर्मूले का चॉइस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मेरा मन सबसे पहले क्या करता है पता है कि मैं दोनों से डिटरमिनेंट ले लूं। दोनों से डिटरमिनेंट लेने का मन इसलिए भी करता है क्योंकि हम यहाँ पे जेई मेन की जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एडजॉइंट की भरपूर हम डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करते हैं और उसके ऊपर सवाल आता ही आता है, तो मतलब वो तो बच्चों को पता ही होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों साइड डिटरमिनेंट लेने वाला काम जो है आई गेस आप लोगों के भी मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि एम इनवर्स का डिटरमिनेंट हो गया और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम हो गया, ठीक है। सो ये वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, दो एडजॉइंट है इसलिए m के डिटरमिनेंट की पावर में n-1 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। दो एडजॉइंट है इसलिए n-1 का स्क्वायर होगा, तो n-1 मतलब 2 और उसका स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो m का डिटरमिनेंट की पावर 5 अगर आपका यहाँ 1 आ रहा है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो m का डिटरमिनेंट कंफर्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा सबसे पहले कंफर्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब m का डिटरमिनेंट अगर मेरा कंफर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे इनवर्स को भी एडजॉइंट के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि यार इस इक्वेशन को आप अलग तरीके से सोचते हैं कि यार ये जो m इनवर्स है ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m है, ठीक है, और ये मुझे एडजॉइंट ऑफ m के बराबर दे रखा है, राइट। अगेन एडजॉइंट ऑफ m का भी अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो वो भी कन्वर्जन यहां पर कर सकते हैं, है ना। बट मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वाले फॉर्मूले यूज करूंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बट सवाल बहुत ही आसान है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। m की वैल्यू डिटरमिनेंट की 1 ऑलरेडी है, तो मतलब आपको जो यहाँ पर मिला है वो क्या है ना, m की वैल्यू 1 तो आप यहाँ पे यूज करोगे। एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब आप यहाँ पे अभी एडजॉइंट ऑफ m को थोड़ी देर के लिए a के नजर से देखो कि अगर इसकी जगह आप a बोलते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एडजॉइंट ऑफ a लिखा हुआ है। और अगर एडजॉइंट ऑफ a लिखा हुआ होता है तो इसके अंदर a मल्टीप्लाई करके काफी सिंपल रिजल्ट आता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो हम यहाँ पे दोनों साइड a मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब क्या करवा सकते हैं, हम दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ m मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ m इधर, एडजॉइंट ऑफ m इधर, तो इधर पहले भी एडजॉइंट ऑफ m ही था तो आपका एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर आ जाएगा, विच एनीवेज उस तरह का कोई ऑप्शन भी है तो ये बहुत अच्छी चीज जनरेट हो रही है। तो अगर मैं दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ m मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिजल्ट मेरे पास में आता है एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये m के डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, और m के डिटरमिनेंट का स्क्वायर कितना आएगा, 1 के ही बराबर आएगा। मतलब आपका यहां पर आई आंसर जो आ रहा है ये एकदम ठीक आंसर आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर आई के बराबर है, मतलब डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। दो ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आप फिर से इसी इक्वेशन में एक बार क्या कर सकते हैं, फिर से ये बोल सकते हैं कि यार क्योंकि m का डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या है 1 के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ m से डिवाइड भी कर दूंगा तो यहाँ पर आपको जो m इनवर्स मिलेगा, है ना, उसके अंदर ऐसा कोई इक्वेशन मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट m जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी वैल्यू 1 के ही बराबर है, राइट। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या पता है
आपको ऑलरेडी पता है कि एडजॉइंट ऑफ m का जो स्क्वायर है वो i के बराबर है, ठीक है ना। मतलब 1 अपॉन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, इसका स्क्वायर भी i के बराबर होगा, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 1। अदरवाइज डिटरमिनेंट ऑफ m से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता मुझे यहाँ पे टू मेक इट m इनवर्स, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे m इनवर्स का जो स्क्वायर है वो बेसिकली क्या है, i के बराबर है। m इनवर्स का स्क्वायर अगर आपका i के बराबर है तो क्या m का स्क्वायर भी i के बराबर होगा दोनों साइड, क्योंकि आप इनवर्स m स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों साइड m स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर i हो जाएगा और यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो m स्क्वायर की वैल्यू भी आपके यहाँ पर जो है i के बराबर ही है, मतलब सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लेकिन अब m स्क्वायर की वैल्यू आपकी i है तो आपका m का वैल्यू i होगा, इसकी गारंटी नहीं है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके आपको i मिल रहा है। इनफैक्ट अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, जिसमें p स्क्वायर करके i हमें मिला था, p स्क्वायर करके i मिला था। क्या वो p मैट्रिक्स हमारा i मैट्रिक्स था? नहीं, वो p मैट्रिक्स हमारा i मैट्रिक्स थोड़ी था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि i मैट्रिक्स हो, लेकिन गारंटी नहीं है। जबकि इन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमेशा करेक्ट होंगे? तो ए ऑप्शन हमेशा करेक्ट नहीं है, हाँ मतलब हो भी सकता है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी ट्रू नहीं पूछा है। अगर कैन बी ट्रू पूछा होता तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता, लेकिन ऑलवेज ट्रू पूछा है तो आपको ए को इग्नोर करते हुए बी सी डी ही इसका फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। ऑलराइट, एंड नाउ दिस इज द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम जे एडवांस 2020 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपने पूरा यहाँ पर देखा है तो आइडियली तो आपने क्या करना चाहिए, आइडियली आपने यहाँ पर जो खुद से पहले सॉल्व करना चाहिए, एंड देन आपको जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है उनको आपने यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू रेफर करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे लेकिन यहाँ पे आपके वीडियो सॉल्यूशंस देने का रीजन ये है कि अगर आप इनको जस्ट गो थ्रू भी अगर कर रहे हो तो भी आपको अपना एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और आपने सोचना कैसे है इन सब सवालों में, है ना। कई सारे बच्चों का उसमें समय कम होता है तो वो यहाँ पे खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो आइडिया लेके जाओ। आप यहाँ पे पेपर में बिना पीवाईक्यूज देखे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, राइट। अच्छा, ये वाले सवाल के अंदर क्या है, ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो ये तो हमें पढ़ा दी जाती है, ये तो पहली वाली लाइन जो है आपकी थ्योरी की लाइन है, इसको इग्नोर करते हैं। इफ A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3 and the trace of A cube is -18, then value of the determinant is what? तो ये जो आपका सवाल है इसके अंदर A के बारे में हमें क्योंकि कोई भी जानकारी नहीं है तो हमें ABCD ही इसको मानना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे ट्रेस की वैल्यू मतलब A प्लस B की वैल्यू 3 के बराबर दी है। हमें यहाँ पे A क्यूब का ट्रेस जो हमें नहीं पता, A क्यूब तो बनाना पड़ेगा ना, पहले A स्क्वायर एंड देन A क्यूब बनाना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रेस निकालूंगा, तब जाके उसकी वैल्यू -18 करूंगा। तो कोई बात नहीं, वहां तक अभी पहुंचते हैं। एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके यहाँ पे AD माइनस BC के बराबर है ना, और यही पूछा है कि ये कितना होगा। तो चलो हम यहाँ पे अब जो है जो एक मिसिंग पीस है उसको भी यहाँ पे फुलफिल करते हैं। यार A क्यूब जो है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए A स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा आपका ABCD और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ABCD इंटू ABCD अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है, दिस इंटू दैट करके A स्क्वायर प्लस BC, फिर दिस इंटू दैट करके आपका AB प्लस BD, फिर दिस इंटू दैट करके AC प्लस CD एंड दिस इंटू दैट करके BC प्लस D स्क्वायर। ये हो गया मेरा A स्क्वायर का वैल्यू। अब A स्क्वायर के अंदर ही अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं फिर से ABCD, तो ये आ जाएगा मेरा A क्यूब का वैल्यू, यानी आ जाएगा A क्यूब। और A क्यूब का मुझे क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे कि यार जो हमें नहीं चाहिए वैल्यूज उनको कैलकुलेट करने में समय वेस्ट ना करें। ट्रेस अगर निकालना है तो आपको 1 1 चाहिए लोकेशन एंड 2 2 लोकेशन चाहिए। ये वाला और ये वाला एलिमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप अननेसेसरी कैलकुलेट ना करें। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूं तो आपको यहां पर मिलता है A क्यूब प्लस ABC। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है A क्यूब प्लस ABC एंड देन ये जाएगा C के साथ में तो आपको मिलेगा ABC प्लस BCD। ये हैं इतने सारे टर्म से डरने की कोई बात नहीं है, जो आपके फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके बने हैं। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा B के साथ में, है ना। ये नहीं करूंगा कैलकुलेट, ये नहीं करूंगा कैलकुलेट। अच्छा, लास्ट वाला एलिमेंट कैलकुलेशन चल रहा है आपका, तो यहाँ पे ABC आएगा, फिर दिस इंटू B जाएगा तो यहाँ पर आपका BCD आएगा, फिर दिस इंटू दैट जाएगा तो आपके यहाँ पे दिस इंटू दैट जाएगा तो आपके इसमें यहाँ पे B स्क्वायर C बन रहा है। अच्छा, B स्क्वायर C तो नहीं बनना चाहिए था, तो मैं एक बार यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ कि ABCD के अंदर ABCD मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, ऑलराइट। एंड लास्ट में आपका यहाँ पर D क्यूब बन रहा है, ठीक है ना।
दिस इंटू द, अच्छा ये डी के साथ में जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला ब्रैकेट ऑलरेडी बी के साथ में जा चुका है, पूरा ब्रैकेट डी के साथ में मल्टीप्लीकेशन जा रहा है भाई साहब। मैं क्या कर रहा था, इसको बी के साथ में और इसको डी के साथ में कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक करें तो ध्यान से देख लें, आपके ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये ऑलरेडी बी के साथ में जा चुकी है मल्टीप्लीकेशन में, अब ये सारा का सारा डी के साथ में जाने वाला है मान लो, तो डी के साथ में जब ये मल्टीप्लाई जाएगा तो बीसीडी बनेगा एंड देन आपका यहाँ पे डी क्यूब बनेगा। सिमेट्री तो है यहाँ पे, ये बात गारंटीड। तो आप यहाँ पे भी क्या करना चाहते हैं, इसका ट्रेस निकालना चाहते हैं, मतलब आप इन दोनों को बेसिकली ऐड करके यहाँ पर अपनी वैल्यू बताओगे। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्यूब है ना, जो आपका -18 के बराबर है। यहाँ पे नोटिस करो, आपके इसमें ए क्यूब है, आपके इसमें डी क्यूब है, ए क्यूब है, डी क्यूब है, और उसके साथ में आपके इसमें एबीसी जो है 3 बार है एंड बीसीडी भी आपका 3 बार है। तो 3 बार एबीसी एंड 3 बार बीसीडी, राइट। एंड नाउ व्हाट इज टू बी डन, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको -18 फाइनली यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट करने का मौका दे रही है। सो -18 आ गया है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब को क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली ए प्लस डी का होल क्यूब -3AD इंटू ए प्लस डी, ऐसा लिखेंगे। एंड यहाँ पे आप अगर अपने 3BC को कॉमन निकाल दो तो यहाँ पर भी आपको a प्लस डी दिखाई देगा, और a प्लस डी की वैल्यू हम यहाँ पे ऑब्वियसली 3 यूज कर सकते हैं। तो -18 है, इसके साथ में यहाँ पर 27 आएगा, -3AD के साथ में आपका 3 आएगा, एंड यहाँ पे 3BC के साथ में भी आपका 3 ही आने वाला है, राइट। सो इफ यू डू व्हाट, इफ यू बेसिकली कैंसिल बाय 9 थ्रू आउट, तो 9 से कैंसिल करके यहाँ पे -2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे आपका -AD बनेगा, यहाँ पर आपका +BC बनेगा, राइट। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में और ये 2 को उस तरफ भेजते हैं तो आपको इसमें AD -BC आएगा, जिसकी वैल्यू 5 आ रही है। एंड इनफैक्ट क्वेश्चन भी यही है कि AD -BC कितना है, राइट। तो यही आपका आंसर है 5, राइट। एंड विद दैट हमने यहाँ पर जो है सारे के सारे 10 सवाल जो भी यहाँ पे पिछले 5 साल में देखने के लिए मिले हैं उनका डिस्कशन कर लिया है, मतलब फ्रॉम 2020 टू 2024। आई होप आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशंस क्लियरली है ना समझ में आए हैं। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जारी रखें, है ना। यहाँ पर इन सभी वीडियोस का, लेक्चर्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रोथ डेफिनेटली फील होगी। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस जल्दी से यहाँ पर जान ले कि आप यहाँ पे ये सब जो आपके PYQs है ना, कहाँ पे एक साथ देख पाएंगे। तो आपकी जो JEE1 की एप्लीकेशन है वो आपके उसमें डाउनलोडेड डेफिनेटली होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो आपने यहाँ पे अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको अपने ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें से एक है ऑब्वियसली PYQ खजाना, है ना। आपके PYQ खजाना में आपके यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे हमने सॉल्यूशंस डाल के रखे हैं। आपके फर्दर यहाँ पर जो पेपर्स हैं आप कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू अ पर्टिकुलर एज कि भाई आप यहाँ पे टाइमर के साथ में चीजें सॉल्व कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑब्वियसली ओपन दिस ऑन योर PC एज वेल, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये एक चीज है जो आपने यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। JEE मेन, JEE एडवांस दोनों के यहाँ पर जो है सॉल्यूशन वाले आपके PDFs एंड आपके टेस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यूज अपलोडेड है, टेस्ट अपलोडेड है, राइट। एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो बाकी आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो है आपके बैचेस हैं, राइट। जो आपके बैचेस हैं ऑब्वियसली आपने नाम सुने होंगे, एनर्जी बैचेस फॉर क्लास 11, प्रोडिजी बैचेस फॉर क्लास 12 एंड इन्फिनिटी बैचेस फॉर ड्रॉपर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे बैचेस ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली आपको पता है ना, टीम के सारे ही मेंबर्स से आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे यूट्यूब के ऊपर, नहीं तो यहाँ पे पीछे किसी कोर्स में आपने यहाँ पर हमसे पढ़ा होगा। तो यू नो कि यार दीज आर वन ऑफ द गुड टीम ऑफ टीचर्स जो आपको यहाँ पे एंड टू एंड हेल्प करते हैं। कंटेंट ऑब्वियसली बेस्ट है एंड सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है टू कंपेयर इट विद एनीबडी एल्स। JEE1 की टीम ने यहाँ पर कोशिश करी कि आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर हम दे पाएं। एंड इसी के साथ साथ हमने एक और चीज एक्सपेरिमेंट करी है, एक और चीज आपके साथ में यहाँ पे हमने शेयर करी है, उसके बारे में आपको बता दें कि JEE1 यूनिवर्सल पास हमने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है, जो बेसिकली आपको लर्निंग के लिए, रिवाइज करने के लिए और टेस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हमने बेसिकली यहाँ पर अलग अलग या तो टेस्ट सीरीज की मदद से आपको यहाँ पर दिया है या फिर आपके लॉन्ग टर्म बैचेस या फिर रिविजन बैचेस की मदद से आपको दिया है, वो सारी ही चीजें आप यहाँ पे एक JEE1 यूनिवर्सल पास लेके एक साथ अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ यू हैव JEE1 का यूनिवर्सल पास, यू हैव ऑल द एक्सेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट ईयर, ठीक है ना। तो अपने टारगेट ईयर के हिसाब से अगर आप JEE1 यूनिवर्सल पास लेते हैं तो आपको यहाँ पे फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना। जिस भी दिन आप लोगे अपनी JEE की तैयारी खत्म होते तक भी आपको यहाँ पे फिर JEE1 के साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बेसिकली उस टारगेट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर टाइमली मिलते जाएंगी, चाहे वो बैचेस का एक्सेस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का एक्सेस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बैचेस का एक्सेस हो, आपको सारी चीजें एक एक करके मिलती जाएंगी, ठीक है ना। दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर ऑन JEE1 एप्लीकेशन। एंड आई गेस दैट्स इट। इसी तरह से हम यहाँ पर आपको बाकी टॉपिक्स के वीडियोस के साथ में भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।